गुड मॉर्निंग मनाना। गुड मॉर्निंग सर। गांधी जयंती पे आप सब लोगों का बहुत ही डिस्कशन में कि क्या ये आज के डेट में कितना प्रासंगिक है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि गांधी जी का अगर हम थोड़ा सा अगर इनकी जीवनी के बारे में देखें तो भारत में 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से आता है और 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है इनके सम्मान में। और गांधी जी के आने के पहले जो हम लोग का एक स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, इसमें कहीं मास मूवमेंट करके नहीं, कोई मास मूवमेंट नहीं। मास मूवमेंट मतलब कि जन आंदोलन। तो इनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो ये था कि कंट्रीब्यूशन इन जिसको कहते हैं ना कि जो आप पूरे स्वतंत्रता संग्राम में क्या था गांधी जी का, तो इन्होंने इसको एक जन आंदोलन के तौर पे इसको पूरा परिवर्तित कर दिया। जन आंदोलन मतलब कि एक एक व्यक्ति, मास मूवमेंट तो एक एक व्यक्ति उसकी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी हो, उसका पार्टिसिपेशन हो, और चाहे वो जिस वर्ग का हो, जिस वर्ण व्यवस्था से आता हो, जिस जीवन के जिस समाज में हो। आप देखेंगे कि जब इनका एनसीएम, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, उस समय बहुत सारे वकील, प्रैक्टिशनर और बैरिस्टर, अब उनकी ज़बरदस्त उस समय प्रैक्टिस होती थी, बहुत सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, वो लोग रिज़ाइन करके और इस मास मूवमेंट में वो लोग पार्टिसिपेट किए। और इनका जो ये विरोध करने का जो तरीका था, जैसे कि आप लोग जानते होंगे सत्याग्रह और ट्रुथ और नॉन वायलेंस। इन्होंने ये बताया कि जो अहिंसा होता है, अहिंसा मतलब कि नॉन वायलेंस कि हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे हम उसका विरोध करेंगे, हम अन्याय को नहीं सहेंगे किसी भी स्तर पर। अब कैसे विरोध होगा, किस स्तर पे जाके ये विरोध होगा। अब इसमें जैसे कि उनका अगर आप तीनों मूवमेंट देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, जो 1930 में, इसके पहले क्या था, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, दैट वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट, है ना, हम लोग आपका कोई सहयोग नहीं कर रहे। तो अब नॉन कोऑपरेशन मतलब हम लोग का जाहिर सी बात है कि पार्टिसिपेशन नहीं होगा और एक विरोध कर रहे हैं। और सविनय अवज्ञा मतलब कि हम आपकी बात को डिसोबीडियंस कर, सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन किस तरीके से, सविनय सिविल तरीके से। एंड फाइनली उसके बाद से आप लोग जान ही रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कि करो या करो, मतलब कि डू और डाई। अब इनका एक ऐसा व्यक्तित्व रहा गांधी जी का, जैसे कि अगर आप देखिए तो अब जाहिर सी बात है कि एक दीवान फैमिली से थे ये, और एक रिच फैमिली जिसको कह सकते हैं, क्योंकि उस समय में भी अगर लंदन से पढ़ाई करके, और एक एस्टेब्लिश्ड बैरिस्टर थे साउथ अफ्रीका में भी। और ये आप लोग को घटना पता ही होगी कि मतलब फर्स्ट क्लास टिकट का उनके पास था, इसके बावजूद ट्रेन के बाहर इनको जो है सो फेंक दिया गया। अब तब इनको एहसास हुआ कि हम भले ही बैरिस्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, तो इनका जो आइडिया और जो इनकी फिलॉसफी है, जो दर्शन है, ये किसी नेशन की बाउंड्री में नहीं होता, किसी सोसाइटी की बाउंड्री में नहीं होता, किसी रिलीजन के बाउंड्री, मतलब एक मानव होने के नाते सिर्फ आप अपने को एक क्षेत्र में सीमित कर लें, एक कि नहीं हम भारतवासी हैं, केवल हम भारत के। भारत में भी और आप अगर थोड़ा सा अगर संकीर्ण तौर पे देखें तो नहीं हम बिहार हैं, हमको सिर्फ बिहार का, और आप आए तो आप कहें कि नहीं हम एक पर्टिकुलर जिला से आते हैं, जिला से आप पंचायत आ गए और फिर अब गाँव, नहीं हमको तो बस मेरा परिवार चाहिए, मेरा परिवार, और उसमें भी नहीं हम जो है सो स्वयं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भावना है कि आप केवल सेल्फ कन्फाइंड हो, इसको कहते हैं कि सेल्फ कन्फाइंड, और ये व्यापकता एक दूसरे लोगों में नहीं आ पाती है। मानव में क्या है कि आप चाहें तो विश्व के लिए, आप पूरे जनमानस के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए, एक एक जिसको कहते हैं कि क्रिएचर, इसके लिए आप जो है योगदान कर सकते हैं, और यही एक मानव का लक्ष्य है। तो गांधी जी के जो फिलॉसफीज थे, जैसे कि आप अगर सामाजिक तौर पे देखें तो इन्होंने बहुत सारी बातों को कही, जैसे कि राजनीति आज के दौर में कि सिद्धांत रहित राजनीति, है ना, ये नहीं होना चाहिए, कि पॉलिटिक्स विदाउट, ठीक वैसे ही आप अगर देखें तो इन्होंने कहा था कि कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, है ना, जो आप धनोपार्जन कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें नैतिकता होना चाहिए। वेल्थ
विदाउट वर्क, बिना काम किए, बिना श्रम किए, परिश्रम किए अगर आप कोई काम करते हैं और उसमें आपको क्या मिलता है, धन उपार्जन अगर आपको ये होता है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या है, एक सामाजिक तौर पे एक अपराध है, एक पाप है। और इन्होंने ये कहा कि आप स्वयं को सुधारें, सेल्फ जो जिसको कहते हैं कि उसको आप जो है मतलब अपने अंदर एक राइचियसनेस आना चाहिए, एक सत्यता आना चाहिए। और इकलौते ये वैसे व्यक्ति थे उस समय में, तो पूरे सेंचुरी में अगर आप ये देख लीजिएगा तो इतने बड़े जो समाज लेकर थे, इन्होंने बताया कि जो ट्रुथ होता है, जो सच्चाई होती है, वो गॉड से भी बढ़ के, ट्रुथ इज गॉड, जो और ईश्वर ही सत्य है। और इसी शब्द को अगर आप वाक्य को अगर आप क्या करते हैं, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। इन्होंने ये कहा कि आप किसी भी, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इन्होंने कहा कि अपराध से आप जो है सो घृणा कीजिए, नफरत कीजिए, उस अपराधी से नहीं। वो व्यक्ति जैसे कि किसी भी मुद्दे पे हमारा आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई संघर्ष हो सकता है, तो अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि उस मुद्दे को, उस मसले को, उस इश्यू को, उसको आप हटा दीजिए। आप उस कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको हटा दीजिए, व्यक्ति को नहीं हटाना। तो व्यक्ति इंडिविजुअलिटी और आप अगर देखिएगा तो प्रारंभ से भी जैसे कि बहुत सारी घटनाएं आती हैं, एक घटना और बहुत सारी कहानियां भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि एक घटना काफ़ी जो है सो ये लोकप्रिय है कि एक कोई महिला इनके पास जाती है और वो ये कहती हैं कि मेरा लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, मतलब मीठा करता है, क्या आप उसकी सादत से, तो गांधी जी कहे कि आप लोग अगले जो है सो नेक्स्ट, फिर उसके बाद वो लोग गए बताया कि नहीं नेक्स्ट, और ऐसा करते हुए और एक महीने के बाद उन्होंने, तो फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने लड़के को बताया कि भाई गुड़ मत खाओ, मीठा मत खाओ। तो महिला ने पूछा कि ये बात तो आप एक महीना पहले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं ही गुड़ बहुत ज़्यादा खाता था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर उसको लागू किया कि भाई उस गलत आदत से या कोई बुरी आदत या कुछ भी उससे हम खुद पहले नहीं गए। और ये उपदेशक वाली बात हो है, जैसे कि हम खुद अगर स्वयं अगर मान लीजिए कि कोई नहीं प्रैक्टिस करता है कोई भी अच्छी बात, तो फिर उसके कहने का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने ये कहा, जो कहा उसको क्या किया, प्रैक्टिस में लाया। जैसे कि आश्रम में भी और बहुत सारा उनका स्टेटमेंट है, जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं कि आपकी अगर ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उसके लिए इस पूरे संप्रदाय इस धर्म पे सब कुछ उस पर, लेकिन अगर आपकी लालच अगर बढ़ जाए तो पूरी धरती जो है वो कम पड़ जाएगी। इस तरह की बातें। फिर और जो प्रतिशोध और ये दुनिया में जो चल रहा है युद्ध, इस युद्ध काल में उन्होंने बोला भी था कि अनाई फॉर अनाई कि अगर आप आँख के बदले आप, मतलब कि अगर आप अटैक करने लगे आप मर दो, ऐसे नहीं कर सकता। तो वर्तमान जो अगर आप अगर परिवेश में देखें तो इनकी कौन सी बातें, तो एक तो सबसे पहले आप लोग ये बताते हैं कि बहुत से लोगों से ये व्यक्तिगत तौर पर प्रभाव होते हैं। जैसे उसमें टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय थे, रस्किन बॉन्ड, उनकी किताब जिससे उन्होंने ये सर्वोदय कॉन्सेप्ट किया। हम लोग के भी इंस्टीट्यूट का नाम जो सर्वोदय है, क्या अपलिफ्टमेंट टू ऑल, अपलिफ्टमेंट टू ऑल और प्रोग्रेस टू ऑल। हम लोग भी ये कॉन्सेप्ट नहीं से लिए, अपलिफ्टमेंट टू ऑल मतलब कि सबका उदय, सबकी प्रगति। और इस पे ये जो दर्शन है कि आप देखिए कि अगर आप जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है उसमें भी आप देखें तो सबसे जो मूल होता है वो क्या होता है, फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब कि दर्शन है। उस फिलॉसफी से आप क्या अचीव करते हैं, तो फिर आता है आइडियल्स और आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, ठीक है। देन वैल्यूज ऑफ लाइफ, फिर उसके बाद से क्या होगा, गोल्स ऑफ लाइफ, कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। अब जैसे कि जीवन, अब आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के तौर पे आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक अपना समय जो है वो विद्या के अर्जन में और इसमें आप लगाएं, है और ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद से गोल्स ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ लाइफ, फिर उसको ऑप्टिमाइज जो इसको कहते हैं ना कि और ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ने के लिए, जब सिविलाइजेशन जब प्रोग्रेस आया तो हम लोगों ने क्या किया इसमें, हम लोगों ने एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, इकोनॉमिक सिस्टम बनाया, अर्थव्यवस्था और पॉलिटिकल सिस्टम। फिर उसके बाद से क्या किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, साइंस और टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है प्रौद्योगिकी के तौर पे। एंड फाइनली उसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने क्या किया कि प्रबंधन। तो अब अगर देखिए कि
संसाधन, और इन्होंने क्या कहा था कि साधन और साध्य, है ना, कि आपका जो लक्ष्य है वो तो पवित्र होना ही चाहिए, उसको जो अचीव करने का जो आपका मार्ग होना है, जो रास्ता है, वो क्या होना चाहिए, वो भी पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे हम किसी भी तरीके से किसी भी गोल को अचीव करें। जैसे कि आज के परिवेश में आप देखिए, तो आज के परिवेश में क्या है कि पीपुल आर सो ब्लाइंड टू गेट सक्सेस। सबको क्या चाहिए, सक्सेस, और क्विक सक्सेस, सफलता। और सफलता की कीमत कुछ भी नहीं हो सकती, इस चीज को आप लोग को समझना होगा। जैसे कि आप किस कॉस्ट पे वो सक्सेस जो है अचीव कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि सक्सेस की कीमत कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि आप अगर अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो आपके आइडियल्स, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, उनसे आप अगर समझौता करेंगे, तो फिर उस सफलता का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि क्या है, क्योंकि कोर जिसको कहते हैं ना, तो आपने किससे समझौता कर लिया, जो आपकी बेसिक जो अंडरलाइन जो फिलॉसफी है उससे नहीं करना चाहिए। और हाँ, वही है जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो इन्होंने कहा, जो आपके बेसिक वैल्यूज हैं, और उससे जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो इनफैक्ट वो क्या है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा सिस्टम का। गांधी जी ने इस चीज को उतारा अपने पूरे जीवन से। जैसे कि अब कई ऐसे मतलब ऐसी घटनाएं आती हैं, जैसे कि उनका पहला सत्याग्रह है बिहार चंपारण, आप लोग जानते हैं कि उससे स्टार्ट हुआ। उसमें एक घटना आती है कि जैसे कि लोगों से आपको पता होगा कि डोनेशन जो लिया जाता है या चंदा के तौर पे या कई तरह से सहयोग किया जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद जब वो सत्याग्रह पूरा हो गया, इन लोगों ने अपना लक्ष्य जो है पूरा कर लिया, उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ फंड सरप्लस हो गए। फंड्स क्या हो गया, सरप्लस मतलब बच गए। तो इनके साथ के कई लोगों ने ये सुझाव दिया कि इसको आगे भी लोग जन आंदोलन करेंगे या उसमें इस पैसे को खर्च किया जाए। इनका ये मंतव्य था, इनका ये ओपिनियन था गांधी जी का कि नहीं, ये पैसा जो है इसको यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट लोगों के बीच में आम जनमानस में करें। उससे पूछे लोग कि भाई इसके पीछे क्या, क्योंकि हम लोग जब दूसरे स्थान पे जाएंगे, जब हम लोग वहाँ जाके और फिर जन आंदोलन करेंगे, तो वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि उन लोगों को लगे कि ये हमारी अपनी लड़ाई है। मतलब कि अब आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो इसका क्या मतलब हुआ कि दैट फंडिंग जो आपको बाहर से आ रहा है ना, समझे, जैसे कि अगर बिहार में अब यहाँ हमको कोई राजनीति या फिर कोई आंदोलन या कोई मूवमेंट करना है, तो इसमें हम दूसरे जगह से अगर फंड्स ले रहे हैं तो ये सही नहीं है। जो भी आपका साधन है, जैसे यहीं के लोगों से जितना हो सके आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, वो मदद नहीं लेना। इसलिए ये मास मूवमेंट इनका जो बना था वो ये था कि हर एक व्यक्ति को एहसास हो कि ये उसकी लड़ाई है, हर एक व्यक्ति को ये एहसास हो कि ये उसकी लड़ाई है। और जब तक ये एहसास नहीं होगा, जब तक ये आपको ऐसी अनुभूति नहीं होगी, तब तक आप लड़ नहीं पाएंगे। जैसे कि आज के दिन परिवेश में हम देखें तो कोई भी आप प्रेरक प्रसंग, कोई भी प्रेरणा, कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर आप या फिर आप मोटिवेशन आप करें, जब तक आपको अंदर से, जिसको कहते हैं ना कि इंटरनल, अंदर से आपको जिसको कहते हैं आंतरिक उन्मेष जिसको कहते हैं हिंदी में, आपको वो नहीं होगा, तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप ऐसा समझिए कि अगर भोजन भी रखा हो तो आप उसको उठ के करना, तो भोजन भी करना है। और इस पर काफ़ी एक मतलब एक प्रचलित श्लोक भी है कि उद्यमैन्यम ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहीं मनोरथ नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा प्रचुरति। मतलब कि उद्यम करने से ही कोई कार्य होगा, है ना। अगर शेर भी सोया हो, जो कि एक हिंसक जानवर है, तो उसके भी मुख में क्या है कि हिरण स्वयं नहीं प्रवृत्त। तो आपको अगर अंदर से मोटिवेशन वो नहीं हो तो आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इन्होंने क्या किया, अब गांधी जी के विषय में क्या था कि इनको आपको जैसे कि घटना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने कहा कि भाई आप पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को पहले घूमिए। 2 साल इन्होंने क्या किया, लोगों के साथ, लोगों के बीच में और लोगों के साथ रहे, और इसके बाद से इनकी समस्याओं को समझे और समाधान भी कैसे ढूंढे, वहीं के लोगों से ही और वहीं के संसाधन और रिसोर्स। तो अब इसमें ये बहुत बड़ी बात आज के परिवेश में देखिएगा, जिसको अप्लाई किया जा सकता है कि आप वहीं की इकोनॉमी और व्यवस्था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये स्वराज के विषय में भी काफ़ी चर्चा, जिसको सेल्फ गवर्नमेंट आज के लोकल सेल्फ
गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय, कि गाँवों को सशक्त किया। गाँवों को सशक्त करने का मतलब कि आप जो आज जानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में पंचायत जो होता है सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है, और उसको क्या किया कि आप एक जैसे विकेंद्रीकरण सत्ता का आप कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि उनका एक पार्टिसिपेशन होगा, कितना लोगों का अपना राज होगा, और जो समस्याएं होंगी उसमें सबसे ज्यादा परिचित कौन होगा, जो वहाँ के लोग होंगे। तो समाधान भी किनको ढूंढना है, इनको क्या करना है, बस उनको एक अथॉरिटी एक देना है, एक प्राधिकार जो कहते हैं वो आपको बस देना है। और बाद में आपको पता भी होगा कि 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया पंचायत में। तो गांधी जी का दर्शन और कोई ऐसा जीवन का संभाग नहीं है, चाहे सामाजिक, जैसे कि सामाजिक बुराइयां और सामाजिक जो अपराध है आप उसके विषय में उन्होंने जिक्र किया, आर्थिक स्तर पे कि गाँव को आप समृद्ध कीजिए। फिर उसके बाद से आप देखिए तो धर्म की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, रिलीजन के भी एस्पेक्ट से आप देखिए, और स्पिरिचुअल एंगल से भी आप देखिए कि साध्य और साधन जो है दोनों को आपको क्या करना है कि साध्य भी सही होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, और जो साधन जिससे आप तो मीन्स कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह से आप अपने गोल को अचीव कर लीजिए, ये गलत बात। जैसे कि आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला जो समय था तो उसमें कई लोगों ने कांग्रेस के या फिर और जो मतलब बड़े लीडर थे उस समय के, यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी, उन लोगों ने भी यही कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग ब्रिटिश जो है या अंग्रेजों उनकी मदद नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, इस बार जो है ये कमजोर पड़ रहे हैं, और हम लोग दूसरे जो है स्पेशली मतलब जर्मनी या फिर अदर जो है और इनका मदद हम लोग करके लेके और हम लोग अपनी आजादी। गांधी जी इस ओपिनियन में थे, उनका ये कहना था कि दुश्मन आपका क्या है, वो भी परेशान है, वो भी कमजोर, अपनी लड़ाई हम लोग और उसका अलग से करेंगे, अभी हम लोग इनकी मदद करेंगे। तो आप ये देखिए कि कितना व्यापक वो व्यक्तित्व रहा होगा कि कोई व्यक्ति आपका, इवन जिसको कहते हैं कि दुश्मन, वैसे इनका दुश्मन कोई था नहीं, कोई दुश्मन भी है उसको भी अगर वो परेशान है तो उसको आप क्या कर रहे हैं उस समय, वो मदद कर रहे हैं। तो इनका जो था कि इनको समझ पाना और इनके दर्शन, फिलोसफी और आइडियोलॉजी, ये बहुत मतलब एक डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए समझने के लिए भी व्यक्ति को गांधी ही बनना पड़ेगा, ये भी सच्चाई है। और कई लोग उस समय उनका बहुत विरोध किए लोग, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ और प्लेटर में इनको मिला, और इन्होंने भी विरोध किया, जैसे कि अंग्रेजी हुकूमत का, अंग्रेजी सरकार का, मास मूवमेंट इतनी बड़ी लड़ाई, लेकिन उसका तरीका क्या था कि सत्याग्रह, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, इसको इन्होंने पावर के तौर पे इस्तेमाल किया। और जितने पॉलिटिकल, और आप देखिए कि गांधी फिलोसफी और आइडियोलॉजी ये केवल इंडियन बाउंड्री में ही नहीं रहा, नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका, मार्टिन लूथर किंग जो है वो, म्यांमार की जो थी आंग सान सू की, ये सब लोग जो है गांधीयन फिलोसफी और उनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और कोई ऐसा एस्पेक्ट जीवन का नहीं था जिसमें इन्होंने आपको नहीं। सबसे इनका एक और महत्वपूर्ण अगर देखिए तो आज के डेट में उसका काफ़ी मतलब सामाजिक तौर पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन, ये महिलाओं की शिक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है ये प्रयास करते हैं। इनका ये भी मानना था कि महिलाओं को सशक्त कीजिए, और महिलाओं को सशक्त करने का क्या मतलब हुआ कि ग्रामीण परिवेश पे अगर कोई एक महिला अगर शिक्षित हो जाती है तो पूरा जेनरेशन आपका जो है, और उसमें क्या है कि दो फैमिलीज, एटलीस्ट दो फैमिलीज, तो अगर बहुत उसको संकीर्ण मानसिकता से भी आप देखिएगा तो कम से कम दो परिवार तो उससे आप लाभान्वित हो ही रहा है। इनका इस तरह से, और आज आप देखिए आज के परिवेश में कि आप कोई भी आप किसी भी मतलब संभाग में देख लीजिए, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो आपका नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका एजुकेशन, किसी भी फील्ड में महिलाएं जो है कई स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो गांधीयन आइडियोलॉजी और इसका रेलेवेंस हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में, और इनका काफ़ी एक व्यापक जो है सो एक व्यक्तित्व है। तो प्रेजेंट डे में और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन, अभी आप देखिए कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके पहले कोविड आप देखेंगे, तो ये आज के डेट में कि पीस आपको चाहिए। तो इन्होंने जो ये कहा था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, इस तरह की बातें हैं। तो फाइनली जो है इनका जीवन जो है हर एक व्यक्ति के लिए, और बहुत कुछ इनके जीवन में सीखने को है। जैसे धर्म ग्रंथों से इन्होंने
बहुत सा जो है रेफरेंस लिया, बहुत से लोगों का प्रभाव इनके जीवन पर मिला, और उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि तो सबसे जो महत्वपूर्ण है क्या है कि आपको समाज के लिए करना है, और समाज से भी ऊपर क्या है कि मानव ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए करना है, कुछ काम मानव सभ्यता के लिए करना है, क्योंकि हम सब लोग क्या है उस सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, उस पूरे सिविलाइजेशन में क्या है एक पार्ट है। हम लोग का कोई भी एक छोटा सा एक्शन जो है ये बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है, और इसी सब बात के साथ हम अपनी बात को कंक्लूड करेंगे, और आप लोग को भी जो उसमें पार्टिसिपेशन उसमें करना होगा तो आप लोग उसमें कीजिए कि दैट द फाइनल वर्ड इज दैट व्हेन देयर इज ए राइचियसनेस इन द हार्ट, देयर इज अ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, एंड व्हेन देयर इज अ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, देयर इज अ हार्मनी इन द होम, व्हेन देयर इज अ हार्मनी इन द होम, द नेशन इज इन ऑर्डर, व्हेन द नेशन इज इन ऑर्डर, देयर इज अ पीस इन द वर्ल्ड। मतलब फाइनली जो है विश्व में क्या होगा, एक शांति होगा। और कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक व्यक्ति से, कि एक व्यक्ति अगर व्हेन देयर इज अ राइचियसनेस इन द हार्ट, आपके हृदय में क्या होगा, एक सच्चाई अगर रही है ना, तो देयर इज अ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, तो आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका जो चरित्र है वो कैसा होगा, तो उसमें एक सुंदरता आएगी, एक सौंदर्य उसका एक अलग होगा, चरित्र का जो सौंदर्य है। एंड व्हेन देयर इज अ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, देयर इज अ हार्मनी इन द होम, तो आपके घर में उसमें क्या होगा, एक सौहार्द का भाव होगा, हार्मनी। एंड व्हेन देयर इज अ हार्मनी इन द होम, द नेशन इज इन ऑर्डर, नेशन क्या होगा आपका, एक सही ऑर्डर में होगा। एंड व्हेन द नेशन इज इन ऑर्डर, देयर इज अ पीस इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में क्या होगा, शांति। और आज जो है उसकी सबसे अधिक जो है आवश्यकता है, इसलिए अब आप लोग भी अपना अपना कुछ जो है उस पर अपना विचार इस पर रखिए, और क्या आप लोग सीखे। और आज हमारे गांधी जी का बॉर्न हुआ था पोरबंदर में, तो महात्मा गांधी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, हम लोग को भी आज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब भारत के हर एक लोग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो फ्यूचर हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे महात्मा गांधी के जैसे फादर थे, उनसे इन्होंने ट्रूथफुलनेस सीखा, मतलब सच्चाई के रास्ते पे कैसे चलना है, ये अपने बचपन के दिनों में अपने पापा से सीखे, और रिलीजन के रास्ते पे कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी मम्मी से सीखा। जब ये एजुकेशन ले रहे थे तो 12th स्टैंडर्ड में ये श्रवण जो थे उनका नाटक देखा करते थे, तो वहाँ से इन्होंने ये सीखा कि पेरेंट्स के प्रति लव कैसा होना चाहिए, मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए लवेबल है और हम लोग को अपने पेरेंट्स को लव देना चाहिए। उसके बाद जब ये लंदन की ओर जा रहे थे फॉर हायर एजुकेशन, तो इन्होंने हायर एजुकेशन जब जा रहे थे, उनकी मम्मी बहुत परेशान थी कि क्या पता ये लंदन जाके इंग्लैंड के कल्चर में घुल मिल जाएगा, बट इन्होंने उस पर आश्वासन दिया अपनी मम्मी को कि नहीं, मैं यहीं रहूँ, मतलब मैं इसी कल्चर को डेवोटेट करूँगा, अल्कोहल ये सारी चीज़ों से मैं दूर रहूँगा। फिर ये सारी चीज़ें जो है मतलब एक नॉर्मल है जो सबको पता है, जैसे ये वापस इंडिया आए 1291 में गांधी जी, इन्होंने यहाँ आकर बम्बई में पार्ट टाइम जॉब किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर उन्होंने राजकोट आकर छोटा मोटा पिटीशन करते थे। उस टाइम इनको एक ऑफर मिला साउथ अफ्रीका जाने के लिए, एक नटाल साउथ अफ्रीका में जो है वहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, वहाँ पे इन्हों को जानने का मौका मिला 1 साल के लिए। फिर जब वो वहाँ गए तो वहाँ मतलब ये अपना काम कर रहे थे, तो जब फ्री टाइम में एक दिन ये मूव कर रहे थे ट्रेन से साउथ अफ्रीका में, वो जगह का नाम है डुरबन टू पिटोरा। जब वो जा रहे थे तो ट्रेन एक जगह रुकी जहाँ पे मैट्रीबर्ग में, वहाँ पे इनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था, फिर भी इनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। दैट टाइम इनके लाइफ में वो चीज़ें समझ आई कि मतलब आपको समझ तभी आएगा जब उस चीज़ को आप फेस कर पाएंगे। तो उस समय इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, उस समय इनको समझ आया कि मैं फेस कर रहा हूँ और बाकी लोग हैं जो फेस करते हैं, तो उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, कितना अंदर में भावना जागता होगा। तब इन्होंने वहाँ के इंडियन को मोबिलाइज किया, बोला कि आप फ्री टाइम में एक कास्ट रिलीजन को छोड़कर एक ऐसा मतलब कनेक्शन बनाइए जिससे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ सके। फिर वहाँ पे इन्होंने 20 साल मतलब इन्वेस्ट किया और वहाँ से फिर ये वापस इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद इन्होंने कुछ आंदोलन किए, लेकिन इनके गुरु जो थे उन्होंने इनको बोला कि आप पहले इंडिया में घूम लीजिए और इंडिया को देखिए। तो जब ये इंडिया घूम रहे थे तो इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब मैं इंडिया घूम रहा था
तो मैं अपने आप को ओपन और मौत को शट डाउन करके ही इंडिया को देखा। ये मतलब आप अगर किसी से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप अपने मौत को शट डाउन ही कीजिए तो ज़्यादा सही है। ईयर और आइज को ओपन रखिएगा तो आप ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाइएगा। फिर गांधी जी लाइक चंपारण का सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन किए, फिर अहमदाबाद में आंदोलन किए, ये सब छोटा मोटा आंदोलन था। फिर जो रिवॉल्ट आंदोलन था ये पूरा मास मूवमेंट था जो पूरे इंडिया में फैला। फिर गांधी अब लाइक महाभारत और कौटिल्य ने बोला कि हमारा एंड बेस्ट होना चाहिए, उसके पहले हम कुछ भी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं रखता है। बट गांधी जी कहते हैं कि अगर हम सीड मतलब पेड़ का बीज को अगर सही बोएंगे तो हमारा लाइफ जो है मतलब अपने आप जो पेड़ आएगा वो अच्छा आएगा। ये एकदम राइट थिंग है कि अगर हम पाथ को सही रखेंगे तो जो हमारा सक्सेस जो हमारा एंड है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो ही जाएगा। इसलिए हम लोग को शुरू का भी देखकर चलना है, मतलब पाथ को सक्सेस नहीं कि जैसे तरीका विदाउट मोरल वैल्यू कुछ चीज को भी पाने में जैसे तैसे वो हो ही नहीं सकता। आप अल्टीमेटम कुछ दिन के लिए उस चीज को पा सकते हैं बट लाइफ टाइम तक उस चीज में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला कि हम लोगों को एक सत्याग्रह के रास्ते पे नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना चाहिए और नॉन वायलेंस एक ऐसा मतलब रास्ता है जिससे आप हर चीज को जीत सकते हैं। लाइक देखिए कोई भी इंसान लाइफ में गलत कर रहा हो तो वो इंसान गलत नहीं होता, चाहे वो टेररिस्ट हो कुछ भी हो, उसका लाइफ का सिचुएशन ऐसा बन गया कि वो सारी चीजें करने पे वो मजबूर है। तो हम लोग को इंसान को मारने से अच्छा उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हम इंसान में बदलाव ला देंगे तो सारे लोग अच्छे से रहने लगेंगे। फिर इनका एक और था कि रिलीजन सब एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे रिलीजन एक ही चीज को फॉलो करते हैं। तो हम लोग को रिलीजन जो है में सबको बराबर लेके चलना चाहिए और रिलीजन मीन्स ट्रूथ। ये नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हैं और आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ रिलीजन। अगर आप रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं तो आप सच्चाई को फॉलो कीजिए। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हैं तो अपने आप आपका रिलीजन फॉलो कर रहा है। आप ह्यूमनिज्म के रास्ते पे हैं, इंसानियत के रास्ते पे हैं तो आपका रिलीजन फॉलो रहा है। आप मंदिर जा रहे हैं और घर आकर झूठ बोल रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं वैसे रिलीजन को फॉलो करने के लिए। इसीलिए आप सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर रहिए। आपका आप खुद ब खुद भगवान आपके रिलीजन को फॉलो करें और आप और हम जैसे जो आज चल रहा है मतलब वर्ल्ड में जो क्राइटेरिया कि हिंदुइज्म को बचाना या मुस्लिम को बचाना, आप और हम गॉड को बचाने वाले कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए रिलीजन को फॉलो करने से अच्छा कि आप इंसानियत को फॉलो कीजिए और जो भी हो सके आपसे छोटा मतलब आप छोटे हैं या बड़े, आप एक भूखे को खिला दीजिए। अगर आपको पार्ट टाइम मिल रहा है तो आप छोटे मोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा देश एक अच्छे दिशा में जाएगा। ना कि हम एक रिलीजन को फॉलो करें, मंदिर जा रहे हैं, अरे आप मंदिर जाने से अच्छा है कि आप 4 बच्चे को पढ़ा दीजिए, उससे वो सीखेगा तो आपका देश अपने आप अपलिफ्टमेंट होगा। मंदिर जाने से और मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमन क्रिएचर एक ऐसा क्रिएचर है जो बिना मतलब का कोई चीज करता ही नहीं। आप मंदिर जा भी रहे हैं तो आप मन में बोल रहे हैं कि मेरे को शांति मिल रहा है, आप शांति के लिए मंदिर जा रहे हैं, भगवान के लिए नहीं जा रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है आप लोग को कुछ और लगता हो तो जरूर। तो इन्होंने बोला कि रिलीजन जो है ब्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी है, नॉट अ कर्स। मतलब रिलीजन जो ब्लेस है हमारे पे, और हम लोग को पॉलिटिक्स जब हम फॉलो करते हैं तो हम लोग अपने रिलीजन में जो मोरल वैल्यू है उसको लेकर चलना है। उसको उस मोरल वैल्यू को अगर हम लेकर चलेंगे पॉलिटिक्स में तो हमारा पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छा होगा। और देखिए नॉन वायलेंस का मतलब यही नहीं होता है कि आप मतलब चल रहे हैं अच्छे रास्तों पर। नॉन वायलेंस इसमें भी आता है कि आप अपने एक्ट जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा आप ध्यान को कंट्रोल किए हुए, ये भी एक नॉन वायलेंस का इंडिकेटर है। तो अगर आपको अपने लाइफ में जीना है तो आप एक मोरल वैल्यू को लेकर चलिए और मोरल वैल्यू पे ही फॉलो रखिए। और नॉन वायलेंस अपनाना मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए। कोई भी इंसान नॉन वायलेंस को अपना रहा है इसका मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनर उसका वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आमतौर पे ये नॉन वायलेंस ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, गांधी ने ये बोला कि हम लोग सिर्फ राइट्स के प्रति नहीं चलना है, हम लोग को ड्यूटी भी फॉलो करना है। राइट और ड्यूटी दोनों एक दूसरे से कंबाइन है। आप राइट अगर राइट सिर्फ चाहते हैं और ड्यूटी कुछ कर ही नहीं है, तो वो कोई प्रॉफिट नहीं है। इसलिए दोनों को पकड़ के चलना है।
स्वराज का मतलब था गांधी जी का कि हम लोग को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस नहीं लेना, हम लोग को इस पॉवर्टी से इंडिपेंडेंस लेना। हर लोग जब अपने मोरल वैल्यू पे चलने लगेंगे तब हमारा देश एक दिन सही में आजाद होगा। पूर्ण स्वराज का मतलब कि पूरा हर सेक्शन का सोसाइटी हमारा अपलिफ्ट कर जाएगा जिस दिन, उस दिन हमारे इंडिया में एक सही का इंडिपेंडेंस हो पाएगा। और इन्होंने ये भी बोला कि जो हमसे लव करते हैं उनको लव देना तो जरूरी है, बट जो हमारे दुश्मन है उनको भी प्यार से हम लोग को समझाना चाहिए, तब जाकर हमारा देश बदलेगा। मतलब प्यार देने वालों को तो प्यार देना ही चाहिए, लेकिन जो हमारे दुश्मन है उन्हें भी लव के भाव से समझाना चाहिए। और लाइक हमारा सर्वोदय लाइक जो फाउंडेशन है इसका जो मीनिंग है सर्वोदय, इसका मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ये लाइक गांधी जी का खुद का क्वाइन मतलब खुद का नहीं है, ये बहुत सारे बुकों में वेदांत में लिखे गए। इसका मतलब है कि हम लोग को सबको अपलिफ्टमेंट लेकर चलना चाहिए। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग अपने मोरल वैल्यू को देखकर चलना चाहिए, और जो अच्छा हो सके ह्यूमैनिज्म के लिए, इंसानियत के लिए वही करना चाहिए, ना कि रिलीजन बेस पे रहना चाहिए। थैंक यू। गांधी एंड कॉलेज फिलॉसफी, जैसा कि शुभम ने और सर ने सारा चीज़ बता ही दिया, उसके बाद तो अब लग रहा है कि हमको कुछ बोलना ही नहीं है। तो कुछ फिलॉसफी, उनके फिलॉसफी कुछ इम्पोर्टेंट है। तो कितना भी मतलब परेशान हो जाए या आप पे कितना भी प्रताड़ित किया जाए, आप थोड़ा भी मतलब गुस्से ना हो या किसी और के बारे में गलत ना सोचें। तो इनका इसमें नॉन वायलेंस का जो है पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। जैसा आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ आप अगर हैं कि किसी के खिलाफ डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ को और उसके प्रोसीजर में है, जुलूस में है, तो आपको ये गवर्नमेंट चाहती है कि आप कोई वायलेंट का रूप ले। तो वायलेंट का रूप जैसे ही लिए तो आपका मतलब जो आप जुलूस में खड़े हैं या कुछ और कर रहे हैं वो आपका ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। तो इसके कारण अगर नॉन वायलेंस में है तो आपके पास एक ऑप्शन है, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको जेल में डाल दे या आपका जो डिमांड है वो पूरा ना हो सके। और दूसरा है रिलीजन। जैसे रिलीजन को गांधी जी ने माना है कि जितने भी रिलीजन है वो सब बराबर है। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं, तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, हिंदुइज्म भी हूँ, बुद्धिज्म भी हूँ, और जितने भी मतलब रिलीजन है वो सबको एक समान मानते थे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जितने हम लोग रिलीजन को सब रिलीजन को एक जैसा मानना चाहिए, कोई खराब नहीं है, सब मतलब सब में अच्छाई है, सब में खराब है। तो यही है। फिर है एक और है ब्रह्मचर्य। सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य हमारे लाइफ में कुछ भी करना है तो हमारे ब्रह्मचर्य को सबसे ऊपर रखना होगा, चाहे कुछ भी हो हमारे लाइफ में। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये खुद गांधी जी ने इसको अपनाया है। और सेकंड है जैसे सेल्फ रिलायंट। जैसे ये बोला गया है कि अगर आप अपने देश को मतलब विकसित करना चाहते हैं तो आप पहले खुद से शुरू कीजिए। अगर आप खुद से शुरू करते हैं तो आपका फैमिली ठीक होगा, फैमिली से जैसा अनुषा ने बताया कंट्री ठीक होगा, नेशन ठीक होगा, फिर उसके बाद कंट्री खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिर जैसे सर्वोदय का एक प्लान था, सर्वोदय जो वर्ड आया है वो गांधी जी ने ही मतलब इसको प्रपोज किया था। तो वही आज हम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वही है। फिर जैसे एक बोला गया है कि हम लोग को खुद से शुरुआत करना चाहिए। जैसे गुड़ वाला कहानी सर ने बताया कि कुछ भी करने से पहले एक बच्चा मतलब एक माँ आती है, उनके पास बोलती है कि ये मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, तो बोलती है उनकी माँ, गांधी जी बोलते हैं कि नहीं इसको एक सप्ताह बाद लाइए, फिर आते हैं तो फिर बोलते हैं कि एक सप्ताह बाद आइए। तो ये दिखाना चाहते हैं कि पहले खुद से शुरुआत करो। ये पहले उसको गुड़ खाना पहले खुद खा रहे थे तो वो खुद अपने आप बंद किए, तो फिर उनको बोले कि आप लोग बंद कर दिए, फिर उसके बाद हम ही खुद खाते थे तो कैसे इसको बता सकते हैं कि तुम आज के बाद नहीं खाओ। तो यहीं से स्टार्ट होता है। फिर खुद से स्टार्ट कीजिए, फिर अपने आप सब छिड़ेगा। फिर है कीप द सराउंडिंग क्लीन। तो आप जैसे ये बोला जाता है कि सराउंडिंग को हमारे सबसे अच्छा रखना चाहिए, तो खुद से स्टार्ट कीजिए। और है अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान,
चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। अगर आप इसके बिना करते हैं तो आप जरूर सफल होइएगा। और फिर हेंस हम बोल सकते हैं कि गांधी जी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर एंड जो हमारे अभी तक वो हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं और हमें अच्छा करने की हमेशा उत्साहित करते रहते हैं। सो थैंक यू। पढ़ती हूँ, शायद आप लोग मुझे जानते भी होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 2 अक्टूबर का दिन है। बड़ा आज के दिन 2 ऐसे महान महानायक जन्म लिए जिसे पूरा हिंदुस्तान महका है। आज महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री को भी हम लोग इस दिन याद करते हैं। एक का नारा था अमन और दूसरे का नारा था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का भी इस देश में कुछ कम योगदान नहीं था जिस तरह महात्मा गांधी का और लोगों का भी है। महात्मा गांधी का योगदान सभी जगहों पर है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो या पॉलिटिक्स स्पिरिचुअल्स हो या फिर नारी शक्ति के बारे में हो। जैसे अभी तक कितने स्पीच दिए हैं, सबने सब कुछ कह दिया, कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए जो मैं कहूँ। बस एक टॉपिक छूट गया है, वो है नारी शक्ति के बारे में, और मैं उसी टॉपिक के बारे में बोलना चाहती हूँ। जब शुरुआती टाइम में जब गांधी जी आज़ादी का आंदोलन शुरू किए थे, उस टाइम उनका भी मानना था कि महिलाओं को आज़ादी आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। उनको घर के कामों के लिए सही रहता है। अगर पुरुष जिस तरह पुरुष आज़ादी आंदोलन बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, कुछ मारपीट भी होती है, इसलिए उनका मानना था कि नारियाँ घर पे ही है। पर उन्होंने धीरे धीरे देखा कि नारियाँ स्त्री का भी इस आंदोलन में कम योगदान नहीं है, इनका भी अहम भूमिका है, तो उन्होंने भी नारियों को प्रोत्साहन करना शुरू किया। महात्मा गांधी अपने पीढ़ी के उन लोगों में से एक है जिन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं को केंद्रीय भूमिका को पहचाना है। जिस टाइम सारे लोग कह रहे थे कि नारी स्त्री घर के कामों के लिए बनी है, उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, और उस टाइम कांग्रेस ने जब गांधी जी ने कहा कि नहीं इसे भी आगे बढ़ना चाहिए, तब कांग्रेस के अंदर महिलाओं की भागीदारी और सवालों को लेकर कोई स्पष्ट रूपरेखा दिखाई नहीं दे रही थी। गांधी जी ने महिलाओं को सामाजिक जीवन में नए आत्मविश्वास, एक नई आत्मछवि को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि भारत तभी आजाद हो सकता है जिस दिन आधी रात को स्त्रियां रोड पे खुले आम चलेंगे, तब नहीं जब सिर्फ पुरुष ही इस सड़क पर चला करेंगे। उनका मानना था जिस दिन स्त्रियां रोड पे अकेली चलेंगी तब हमारा देश में आजाद कहलाएगा, तब भारत की नारियां अपनी स्वतंत्रता हासिल करेंगी। भारतीय महिलाओं के बारे में गांधी जी का एक संदेश भी दिया करते थे कि देश की उन्नति में एक सभ्य समाज के निर्माण में हमने तो कई मीलों तक अभी तक तो तय किया है, परंतु कुछ मीलों अभी भी बाकी है, हमने भी पूरा मंजिल हासिल नहीं किया है। जिस दिन महिलाएं अपना योगदान देंगी इस सभ्य समाज में, उसी दिन हम अपना मंजिल जो हमें पाने की, जिससे हमारा इंडिया भारत एक विकासशील विकसित देश कहलाएगा। तो अभी हम लोग अपने समाज में देख सकते हैं कि बहुत सारी स्त्रियों ने अपना योगदान दिया है, जैसे कि पी.वी. सिंधु, मैरी कॉम और भी बहुत सी स्त्रियां हैं अपना योगदान दिया। अब कुछ दिन पहले तक तो भारत एक डेवलपिंग कंट्री कहलाता था, परंतु अब भारत एक डेवलप कंट्री कहलाने लायक हो गया है। अगर देखा जाए मैरी कॉम को, तो उनका अवार्ड इतने पुरस्कार मिले हैं जिन्हें हम गिनने में भी कभी कंफ्यूज कर पाते हैं कि ये अवार्ड इन्हीं को मिला है या किन्हीं और को मिला है। इतने सारे अवार्ड हैं। पिछले कुछ दिनों पहले लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति को वंदना अधिनियम 2023 लागू हुआ, बहुत ज़्यादा बहुमत से पास हुआ, इसको एक इतिहास का एक औपनिवेशिक भारत के उस काल से भी जुड़ा गया है जब सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने विधायिका की एक महिला आरक्षण के पक्ष में जोरदार तरीके से कहा था कि मैं उस विधायिका का बहिष्कार करूंगा जिससे महिलाएं सदस्यों को उचित हिस्सेदारी नहीं होगी। इस गांधी जयंती पर हम गांधी जी को उन विचारों को करीब से जानते हैं जिन्होंने पहले एक मुल्क में महिलाओं के लिए एक ऐसा वो दिए थे
जो आज एक वृक्ष के रूप में हमें छाया दे रहा है। गांधी जी ने एक अपना विचार भी, अगर आप कह सकते तो एक कोट्स भी कहे थे, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, आपसी सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व असंभव है। जब अगर सब लोग यही समझेंगे कि स्त्रियां घर के कामों के लिए अभी तक सिर्फ शहरों में ही ऐसा देखा गया है कि स्त्रियां आगे बढ़ी हैं, परंतु अभी भी हम गाँव में जाते हैं या फिर कश्मीर में जो जनजाति लोगों में जानते हो, तो अभी भी स्त्रियों को घर के कामों के लिए ही रखा गया है। जैसे कि सर ने कहा कि अगर एक स्त्री पढ़ लेती तो 2 घरों को उजागर करती, उनका बात बिल्कुल सही है, परंतु अगर एक स्त्री पढ़ लेती है ना तो 2 घरों के लिए नहीं, अपने आसपास जितने वातावरण में है उन सबको सुधार सकती है। ऐसा एक मुझे नहीं पता बात किसने कही थी कि अगर जिस दिन पूरे भारत को एक महिला चलाएगी ना, उस दिन पूरे भारत में कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और उन्होंने हम लोगों स्त्रियों के लिए बातें बोली थी, युगों से चल रही बुराइयों को खोजना और उन्हें नष्ट करना, जागरूक करना स्त्रियों का अधिकार है। जिस दिन ये काम स्त्रियां करेंगे उस दिन देश पीछे नहीं कहलाएगा। थैंक यू। आज तो हम लोग 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर जयंती मनाते ही हैं, लेकिन आज उनके जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उनका जो कहना था अहिंसा परमो धर्म, वो शांति के मार्ग पर ही चलकर देश को इतनी बड़ी मुसीबतें, इतनी बड़ी लड़ाइयाँ जैसे इतने सारे मुसीबतों से हम लोग जो आज इतने अच्छे से रह पा रहे हैं या हम लोग स्वतंत्र जी पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से। तो सबसे पहले मैं उन्हें नमन करना चाहती हूँ और मैंने गांधी जी के लिए कुछ खुद से लिखा है, पोएट्री है। लिया जन्म जो जैसे एक मामूली इंसान, बन गया वो हमारे लिए एक वरदान। जाने क्या छुपी थी उनकी बातों में, जीत लिया प्रेम से ही ये सारा जहान। जिनकी शख्सियत है एक कहानी, ऐसे थे हमारे बापू गांधी। हो गए वो ज़ईफ मगर रहा उनका दिल जवान, नहीं हो सकता लफ्जों में उनके सादगी का बयान। दिलाया जो हमारे देश को एक नया मकाम, सलाम करता है हर रोज उनको ये सारा हिंदुस्तान। जिनके आगे हर शक्ति की सारी शक्तियाँ थी हारी, ऐसे थे हमारे बापू गांधी। देश के लिए कुर्बान किए वो अपना हर एक अरमान, करोड़ों लोगों के साथ ही लौटा दिया भारत माँ की मुस्कान। टूटे व झुके लोगों में जगाया फिर से आत्मसम्मान, बिखरते भारत को संजोकर बना दिया एक परिवार। आज पूरी दुनिया है जिनकी दीवानी, ऐसे थे हमारे बापू गांधी। उनके बारे में कहने को कम है ये अल्फाज, नहीं है वो हमारे बीच मगर मिली बचपन से ही हमें सत्य और अहिंसा का ज्ञान। पूरा करेंगे उनका हर एक सपना, आज हमने हैयत ठानी। जिनकी रोशनी से हमने खुद को है पहचानी, ऐसे थे हमारे बापू गांधी। धन्यवाद। और बस अंतिम क्षण में यही कहना चाहूँगी कि उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था जो हम लोग को उससे सीखना चाहिए कि इंसान अपने विचारों से निर्मित होता है। जो वह सोचता है वही बीज बोता है, वही काटता है, वही बनता है। इसलिए विचार को हमेशा शुद्ध, स्वस्थ और सुंदर ही। Prestigious judges and my dear audience, wish a warm greeting to one and all. Today I am standing here. I am Rashmi Rathi from the place of knowledge, salvation and enlightenment. Today I am going to share with you some ideas of Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 into a Gujarati Hindu Modh Banya family in Porbandar, also known as Sudampuri, and he played a very important role in India's freedom struggle. His ideology is not only implemented in India, but it is also implemented through the world. So today I'll discuss, the important ideology of, important ideology and their relevance. So I have decided this ideology into 2 aspects. That let us see what are the important ideology of Gandhi. Gandhi was a person who taught us the gospel of love and non-violence. According to him, non-violence is more stronger than violence. Non-violence and truth was the way of Gandhi's life. This 2 important thing. Gandhi plays a very important role in fighting against the mighty British colonial power, and achieved India's freedom struggle and achieved independence for the India.
Though there are critics who don't say that Gandhi was responsible for India's freedom. So Gandhi ideology is very, very important and it's relevant in nowadays. There are two aspects that I want to represent in front of you. First is pluralism and second is communal harmony. First is pluralism and second is communal harmony. Gandhi believed in Hindu-Muslim unity and inclusiveness, also pluralistic approach, and it was very important ideology of Gandhi movement. It including all the sections of society and all my dear classmates. A very charming morning to all of you. On this auspicious occasion of 2nd October, we gather here to commemorate National Non-Violence Day and to reflect upon the enduring relevance of Mahatma Gandhi's philosophy in our present time. I am not too able, and this is not my ability to be judgmental about the Gandhiji's philosophy, and I am not going to do so, but be here to talk about the relevancy of Gandhiji's philosophy. So, Gandhiji, often hailed as the father of Indian nation, was a beacon of hope and change, and his principles continue to hold both positive and negative significance. Its normative quality also indulges and the critical evolution also present in today's world. If we talk about Gandhiji's philosophy, then first we have to go through the non-violence and truth, the most prominent among the all philosophies of Gandhiji. Gandhiji's philosophy is very versatile. We are not able to compile it and conclude it in a single sense. But if we talk about truth and non-violence, we have to think about it and we should characterize it in ourselves. Positive aspects of Gandhiji's philosophy. Mahatma Gandhi advocates for non-violence or ahimsa as a powerful tool for social change. His methods for non-cooperation and civil disobedience played a pivotal role in the struggle for India's independence. Today, in an era marked by global conflicts and tensions, Gandhiji's message of non-violence serves as a potent reminder of the potential for peaceful resolution of conflicts. His principles inspired movements for social justice, equality, and human rights around the world, providing a roadmap for addressing contemporary issues such as racial discrimination, environmental concerns, and international diplomacy. गांधी जी कभी भी दूध नहीं पिया करते थे। उनका कहना था कि नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि केवल आप इंसानों के प्रति नॉन वायलेंट रहें। उनका कहना था कि आपको अपने सराउंडिंग्स के और पेड़ पौधे, जीव जंतु, एनवायरनमेंट हर एक के प्रति आपको सिंसियर होना होगा, उनके प्रति एक हार्मोनियस कंडीशन अपने अंदर डेवलप करना होगा। और यही उनकी सबसे मतलब क्वालिफाइड बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही मतलब ऊपर लेवल का चीज़ है कि मतलब आप अपने आसपास के लोगों के प्रति नहीं मतलब सिंसियर हैं, मतलब लविंग हैं, बल्कि आप जानवरों के प्रति उनके प्रति भी लविंग, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग, यू आर टू रैशनल दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट एंड योर सराउंडिंग्स. So if we go further, Gandhiji's emphasis on simplicity and self-reliance, exemplified by his spinning wheel on charkha, remaining normatively relevant in our consumer-driven era. We confront issues like overconsumption, climate change, and the quest for sustainable living. हम लोग को पता है, ऐसा बहुत सारे इकोनॉमिक्स का कहना है कि you have to spend at least 10 to 20% on assets, and the least 80% you should invest if you want a more extraordinary development in your economy and even for yourself also. और अभी एक मतलब रिसेंटली एक संस्था है पेटा, उन लोगों का मेन ये मोटो है कि जो भी मतलब वायलेंटिक रोल है एनवायरनमेंट के प्रति या फिर जो और भी जानवर लोगों के प्रति, जैसे कि अभी इंडिया जो है 6th नंबर पे है एक्सपोर्टर ऑफ बीफ में, और हम लोग इस जगह पे आते हैं बोलते हैं कि भैया हम लोग नॉन वायलेंट
हैं, मतलब नॉन वायलेंसी को हम लोग अपना रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? ये तो इस तरीके से नहीं हो रहा है। और टेररिज्म और अलग आर्बिट्रेरी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सही हो सकती है। उसके लिए आर्बिट्रेरी जो खुद लोग हैं, खुद करप्ट लोग हैं, उनको सही होना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा? जैसे अनुज सर ने बताया, राइटियसनेस अपने हार्ट के अंदर लाना होगा। और ये सबसे मतलब इंडक्टिव प्रोसेस है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा चीज़ अचीव करना है तो सबसे पहले सुधार किसी छोटे से ही किया जाता है, और उसी के प्रैक्टिस से परफेक्टनेस आ सकता है, या फिर जो भी बोल सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि आज जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है, तो बहुत सारी बातें जो बोल चुके हैं और अपना लाइफ जो जिए हैं, तो वो तो हम लोग देख ही चुके हैं और हम लोग बचपन से देखते आ भी रहे हैं क्या क्या बोले हैं क्या। लेकिन क्या है कि रियलिटी कुछ और ही होता है जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं। तो आज हमको मौका मिला है और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इस मंच पे मौका दिया है बोलने के लिए। धन्यवाद। महात्मा गांधी भारत की आज़ादी का एक महान नेता थे। उन्होंने अहिंसा और सत्य के आधार पर एक ऐसी आंदोलन चलाया जिससे भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। गांधी जी विचारधारा में कई ऐसे सिद्धांत हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, जैसे में अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें अस्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हिंसक तरीकों से की गई लड़ाइयों में जीतने वाले भी अंत में हारी मिलती है। आज भी हम दुनिया भर के हिंसा और युद्ध देखते हैं तो गांधी जी की अहिंसा की शिक्षा हमें मार्गदर्शन देती है। और दूसरा है सत्य। गांधी जी का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्य था। उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य का मार्ग ही अमल है। उन्होंने हमेशा सत्य पर चलने का आग्रह किया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आज भी हम भ्रष्टाचार, अन्याय और अनीति देखते हैं तो गांधी जी का सत्य की शिक्षा हमें प्रेरित करती है। और तीसरा है स्वदेशी। गांधी जी का एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वदेशी था। उनका मानना था कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं को बचाए रखना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने को बढ़ावा दिया है और भी जब हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को खोते जा रहे हैं तो गांधी जी का स्वदेशी सिद्धांत हमें मार्गदर्शन देता है। और तीसरा है सर्वोदय। गांधी जी का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सर्वोदय था। उनका मानना था कि सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों के बीच समानता की वकालत की। उन्होंने गरीबी, दलितों और महिलाओं के लिए काम किया। आज भी जब हम समाज में असमानता, गरीबी और भेदभाव देखते हैं तो गांधी जी को सर्वोदय का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है। गांधी जी की विचारधारा वर्तमान समय क्या है? अभी आज के समय में जब हम दुनिया भर में हिंसा, युद्ध, भ्रष्टाचार, अन्याय और अनीति देखते हैं तो गांधी जी की विचारधारा हमें एक रास्ता दिखाती है। गांधी जी ने हमें सिखाया कि अहिंसा, सत्य, स्वदेशी और सर्वोदय के सिद्धांतों का पालन करने पर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। गांधी जी की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है क्योंकि वह विश्वास मानवता की शक्ति में रखते थे। वह मानते थे कि हर व्यक्ति में अच्छाई होती है और हर व्यक्ति बदलाव ला सकता है। गांधी जी की विचारधारा हमें यह सिखाती है कि हम एक साथ काम करके एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हम सभी लोग शांति, संवेद और खुशी से रह सकें। आज हम गांधी जी से कैसे याद कर सकते हैं? गांधी जी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके सिद्धांतों का पालन करना। ठीक है, मतलब गांधी जी बहुत कुछ बोले, लेकिन क्या है ना कि वो जो बोले उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। सत्य, स्वदेशी और सर्वोदय के सिद्धांतों को अपनाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, सच्चाई बोल सकते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग कर सकते हैं और समाज के सभी वर्गों के लोगों को उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। गांधी जी की विचारधारा हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम सब मिलकर गांधी जी को सपनों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। ये मतलब ये नॉर्मल जो होता है, say in the words of the sentence। तो
अहिंसा मतलब क्या होता है? जैसा हम सोचते हैं ना कि अहिंसा मतलब होता है कि दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, यही अहिंसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे के प्रति व्यवहार आप ये नहीं सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, सामने वाला खुद क्या कर रहा है। वो ये देखता है कि ये हम अपना लाइफ में पूरा करते हैं। मतलब अपने आप को इस तरह से बनाओ ना कि जो तुम कर सको। ऐसा नहीं कि हाँ ये करना है, ये करने के लिए तो बहुत कुछ है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बोलने के लिए भी बहुत कुछ है। आज ही हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, हम चुनाव क्या कर रहे हैं, एक चीज मैटर करता है। हम बोल क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाओ। मेरे हमारे अंदर 6 दुश्मन जिसको बोला जाता है, काम, क्रोध, मद, मदरस, गुस्सा नहीं करना है। अगर कुछ वैसा चीज कि हाँ एक बड़ा पैसा रखा हुआ है, कई बोल रहा है कि हाँ यार ये तुम ले लो और ये काम कर दो, तो हम लोग पहले बेसिक फ्रेंड हम लोग ये लगता है ना कि हम लोग ये कर लेंगे और जहाँ जाएंगे वो सबसे पहले श्री कृष्ण जैसे अर्जुन बोला कि हमको हाँ युद्ध नहीं करना है, हमको नहीं लड़ना है, हमको ये ऐसा लग रहा है, हमको और दिल्ली में महाभारत भी हुआ। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अर्जुन युद्ध लड़े अपने उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जो चीजें हमको अंदर से परेशानी करती है वो बाहर की चीज उतना मैटर नहीं करता। हम लोग को लग रहा होता है कि हाँ बाहर की चीज है जो बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन क्या है कि अगर हम लोग अंदर की चीजों को सेटल कर देंगे, उसको अगर महसूस कर लेंगे तो बाहर की चीजें उतना मैटर नहीं करती। ये साफ साफ दिखाई समझाई हुई है। कायरता और हिंसा से में एक चीज को चुनना हो तो कहेंगे हिंसा चुन लो। जैसे गांधी जी भी यही बोले थे कि अगर कायरता और हिंसा में अगर एक चीज को चुनना हो तो बोले। लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका असली दुश्मन उसके भीतर बैठा हुआ था। उसको दुश्मन है मोह हो गया, अतीत की स्मृतियां हो गया, ज्ञान हो गया। ये जो गीता का ज्ञान है सच्चे अर्जुन को झूठे अर्जुन से लड़ना सिखा रहा था। अर्जुन भीतर की लड़ाई लड़ लो, फिर बाहर की लड़ाई अपने आप हो जाएगी। दुर्योधन से अपने आप तुम जीत जाओगे। जैसे दिल्ली में तैमूर आए और खूब कत्ले आम हुई, युद्ध हुआ और उसमें लाशें बिछाई गई, लेकिन अर्जुन भी लाशें गिराई। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि तैमूर भी लाश गिरा रहा है, तैमूर भी सबको मार रहा है, अर्जुन भी सबको मार रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर है अर्जुन लाशें गिरा रहा है अपने भीतर की ना समझी अज्ञान और अहंकार के जीतने के बाद। मतलब उसको पता है कि हम कर क्या रहे हैं, कॉन्शियस होकर वो काम कर रहा है। लेकिन तैमूर अनकॉन्शियस होकर वो काम कर रहा है कि नहीं हम अपने स्वार्थ के लिए हम ये कर रहे हैं, अपने वर्चस्व के लिए कर रहे हैं। बाहर लड़ने के लिए मना नहीं करती है, पहले भीतर से सही तो हो जाओ। मतलब कहा गया है कि ये नहीं कि हम ये कर दें ये कर दें, पहले खुद सही हो जाओ। अगर तुम खुद सही हो जाओगे तो तुम जो भी करोगे वो सही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे सिविल सर्वेंट कहीं काम करेंगे तो सही होगा। ऐसे मतलब तुम कहीं पर भी रहोगे, कहीं पर भी काम करोगे, अगर खुद से अगर सही रहोगे तो तुम्हारा जो भी काम है वो सही रहेगा। और हिंसा का ये जैसे हिंसा का बहुत सस्ती परिभाषा है कि हिंसा है तो हिंसा नहीं करो, लड़ाई मत करो। हिंसा है तो इसको नहीं मारना है। अब आता है कि रास्ता कौन सा सही है। सही मन से जो रास्ता चुना है वही सही रास्ता है। सही होकर जो रास्ता चुना जा रहा है वो सही रास्ता है। भले ही उस रास्ते में यही हो कि दुर्योधन की जान क्यों न लेना पड़े, लेकिन पहले कृष्ण की बात सुनना जरूरी है। सच्चे रास्ते पर चलने वाले दो लोग बहुत देर तक मतलब सच्चे रास्ते पर चलने वाले बहुत देर अलग नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। गांधी जी को समझने की बात नहीं है, वो जिन सिद्धांतों पर चले हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। महात्मा गांधी, महात्मा meaning great soul, is a title that was aptly bestowed upon him. He was not only a leader but a visionary and a symbol of hope for millions of people around the world. Gandhiji said, keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your word positive because your words
become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habit. Keeps your habit positive because your habits become your values. And keep your values positive because your values becomes your destiny. That's all. Thank you. Good morning, teachers. Today I would like to discuss the enduring relevance of Mahatma Gandhi's philosophy in the contemporary world, while acknowledging the valid criticism that have been directed towards the ideas. Mahatma Gandhi has been always referred to as the father of the nation, left a significant imprint on the world with his principles of non-violence, social justice, and these principles remain influential, but they are also with their criticism too. So, firstly, Gandhi's philosophy on non-violence and ahimsa. It is a noble concept emphasizing peaceful resistance as a means of bringing social change. However, critics argue that it may not always be practical in a world where we are living right now, because the threats from terrorism and aggression persist. The complexities of international relations where some actors may not be deterred by non-violence raise questions about its effectiveness and on our universal strategies. So I guess it's quite valid point, because non-violence doesn't always help in today's world, where we are actually quite dependent on international relations, where we are facing terrorism, and so we have to actually think something different right now. We should always carry the philosophy of Mahatma Gandhi, but not always be dependent on his philosophy. We should always keep in mind that the time has been changed. We should also apply our ideas about how we should deal with them, And secondly, Gandhi's advocacy for simplicity and self-sufficiency. While appealing in theory, faces challenges in the modern world. The complexities of the globalized economy and the interdependence of nations makes it difficult to achieve self-reliance in isolation, That complete self-sufficiency can hinder our economic growth and technological progress. Self-sufficiency in today's world is not actually, I think it's my opinion, and कि self-sufficiency अभी के time पे हम लोग achieve नहीं कर सकते, where we have to not totally, but we are dependent on other nations. We are quite interrelations, and it can actually hinder our economic growth. अगर हम लोग international relations जो हमें इतने help कर रहे हैं, काफी सारे जैसे कि अगर हम अदर नेशन से हम लोग हेल्प ले रहे हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। हमारी इकोनॉमी को हम लोग ग्रो नहीं कर सकते अगर हम ग्लोबलाइज इकोनॉमी में हम लोग बाहर की चीज़ों को फेस नहीं करेंगे। हम कहते हैं ना कि खुद में ही आप लोग चैलेंजेस कर करके आप कितना ही ग्रो कर पाएंगे जब तक आप बाहर की चीज़ों से फेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंडिया में ही हैं, तो इंडिया में ही आप अपने ही लोग से कितनी ही चीज़ें करेंगे, अपने हिसाब से कितनी ही चीज़ें, कितनी न्यू आइडियाज आप लोग कर सकेंगे कि आप एक परफेक्ट लाइन को अचीव कर पाएँ। पर अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में एक डिफरेंट ओपिनियन से हम लोगों का अगर कभी सामना होता है, कभी हम लोग उनसे मिलते हैं, तो हमें न्यू चीज़ें भी सीखने को मिलती है और हम लोग सीखते भी हैं, सिखा भी सकते हैं। तो it's quite important for us to not be we can't actually be self-sufficient in today's world. And thirdly, Gandhi's call for decentralized governance and community empowerment. While promoting local decision making may not adequately address the global challenges we face today. In a world characterized by complex issues like climate change, terrorism, and pandemics, critics suggest that centralized structures and international cooperation may be more effective in addressing these problems. So it's the climate change is a very important issue that we are facing today.
and the pandemic, the corona that we actually face. So अगर हम कोरोना में किसी और से हेल्प ही नहीं लेते, अगर हम कोरोना में बस अपने में ही सीमित रह जाते, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसको इतनी जल्दी टैकल कर सकते। हमें दूसरों की हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है। खुद से आप इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते जितना आप दूसरों को भी देख के ग्रो कर सकते हैं। Furthermore, Gandhi's leadership styles based on humility and more integrity has been admired for its ethical foundation. However, critics argue that the real politics of today's world requires leaders to make tough decisions that may not align with idealistic principles. Balancing moral values with practical governance can be more complex and difficult. So, Mahatma Gandhi's philosophy undoubtedly offers valuable lessons to us, but it is essential to critically evaluate its relevance in a contemporary world. The complexities of today's global challenges, the intricacies of international relations, and the need for pragmatic solutions all raise a valid point that if we can be actually be very, be properly dependent on Gandhi's philosophy or not, we should balance the Gandhi's philosophy with our more modern ideas. जैसे कि आप लोगों को गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पता ही है ऑलरेडी, और मेरी तरफ से तो ये मानना सर प्लीज no issue. Sir, I want to be honest. Yeah, absolutely. And I'm so nervous. That is what Gandhian philosophy is all about. Actually, the power of resisting criticism. That is all. I'm here, I'm on the stage, and you are not the judge. Judge is Anu Prakash. दलितों को रिजर्वेशन के लिए कहा जाता है, और गांधी जी इसके अगेंस्ट गांधी जी उसके अगेंस्ट थे। रिजर्वेशन के खिलाफ गांधी जी अगेंस्ट नहीं थे। रिजर्वेशन तो गांधी जी ने खुद दिलवाया था। वो तो कम्युनल अवार्ड की बात कर रहे हैं। गांधी जी के लिए 40 सेकंड्स का वीडियो है, वो देखिए। मैं अभी जो भी बोलूँगी वो एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स होगा आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था उसके लिए। तो जैसा कि बहुत लोगों को अभी शिकायत हुई है कि हमने शास्त्री जी के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला, ऐसा नहीं है कि हम शास्त्री जी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते थे, बट आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। अगर आपने अपना सिलेबस डिटेल में देखा होगा तो उसमें GS2 में भी और GS4 में भी गांधी जी के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में पूरा आपको पढ़ना है और उस पर पूरा एक एनालिसिस करनी है। अगर GS1 का पेपर देखा होगा इस साल का, तो इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस योर व्यूज या डिफरेंशिएट बिटवीन द व्यूज ऑफ गांधी एंड टैगोर ऑन नेशनलिज्म एंड एजुकेशन। उस पर्सपेक्टिव से हमें ऐसा लगा कि गांधी एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के डिस्कशन के लिए। तो जहाँ तक की बात है शास्त्री जी की, तो उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगलसराय में हुआ था। वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनको हम मैन ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान का भी नारा दिया था। उनका एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र था लाइफ का, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इससे हमें ये समझ आता है कि चाहे हम कैसे भी रह रहे हो, कपड़े कैसे भी पहन रहे हो, किसी भी तरीके के घर में रह रहे हो, बट हम जो सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं लोगों के प्रति, हमारे देश के प्रति, वो ज़्यादा मैटर करता है। कहीं ना कहीं वो भी गांधी जी की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि गांधी भी हमेशा यही कहते थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशंस, चाहे वो सोल्जर हो, फार्मर हो, साइंटिस्ट हो, टीचर हो, एंटरप्रेन्योर हो, इन सब का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक नेशन के बिल्डिंग में, एक देश के बनने में। इन सब का बहुत बड़ा महत्व होता है। वो तो साफ कहते थे कि सिर्फ अगर सोल्जर्स चाहे तो इस देश को नहीं चला सकते। हर एक इंसान का बहुत बड़ा रोल होता है इस देश को बनाने में। उन्होंने अनटचेबिलिटी पे भी कहा था। एक बहुत फेमस
लाइन है उनका जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया विल हैव टू हैंड डाउन हर हेड टू शेम इफ इवन वन पर्सन इज लेफ्ट हु इज सेड इन एनी वे टू बी अनटचेबल। मतलब जिस दिन भी कोई एक इंसान में ऐसा बच जाता है जो कि अनटचेबल हो, अछूत हो, जो कि जिसे अंदर से ऐसा फील होता हो कि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो जिससे उसे ये फील कराया जाता हो कि वो अछूत है, तब तक इंडिया प्रॉपरली डेवलप नहीं कह सकता है। इंडिया को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्री जी के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते थे, शास्त्री जी को भी हम उतनी ही इज्जत देते हैं, उतना ही प्रेम है हमारे मन में, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से महात्मा गांधी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने महात्मा गांधी के बारे में ये डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया था। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, रेलेवेंस ऑफ गांधी इन मॉडर्न कंटेक्स्ट। जहाँ तक मेरा मानना है तो ऐसा कोई स्फीयर नहीं है या ऐसा कोई एरिया नहीं है जो गांधी जी ने टच ना किया हो या गांधी के व्यूज जहाँ पे एप्लीकेबल ना होते हो। चाहे आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ले लें, सोशल फिलॉसफी ले लें, विमेन के प्रति उनके विचार को ले लें, या रिलीजियस फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि गांधी को हम उनके व्यूज को हम नकार सकते हैं पूरे तरीके से। कई बार जैसे हम बहुत चीज़ें जब पढ़ते हैं तो जब तक पूरी तरीके से उन चीज़ों को जानते नहीं है तो एक वो कहते हैं ना कि आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो कई बार इनफैक्ट मेरे मन में भी कुछ साल पहले तक मेरे मन में भी, अभी आई डोंट नो हर नेम, उस लड़की का नाम क्या था, बट कुछ टाइम पहले तक मेरे मन में भी ऐसे ही विचार थे कि आखिर गांधी जी ने ऐसा किया क्या था कि हम उन्हें महात्मा बोलते थे। बट व्हेन आई गॉट इनटू द जर्नी ऑफ दिस प्रिपरेशन, जब मैंने गांधी जी के बारे में और पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, गांधी जी ने एक्चुअली में बहुत कुछ किया है। अगर आज हमारा देश आज़ाद है तो कहीं ना कहीं वो गांधी जी का एक बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सिर्फ गांधी जी की वजह से है, बट उसमें 60% रोल आई वुड से कि वो गांधी जी का है और बाकी का 40% बाकी के जो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। गांधी जी कभी ये नहीं कहते थे कि वो परफेक्ट हैं, ना ही वो खुद को परफेक्ट मानते थे। वो हमेशा से ही कहते थे कि इट्स नॉट दैट आई एम फ्लॉलेस, क्योंकि अगर वो ये मानते कि वो फ्लॉलेस हैं, उनके अंदर किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, तो वो अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझते। बट वो हमेशा कहते थे कि दूसरे की अच्छाइयों को देखो। हर इंसान के अंदर, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हर के अंदर किसी ना किसी तरीके की अच्छाई है। बट हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, अरे यार उसने ये बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। बट हम कभी ये नहीं देखते कि उसने अच्छा क्या किया। स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जब भी हमारे टीचर से पढ़ते हैं, ये चीज़ टीचर ने गलत बता दी, मैम को ऐसा पढ़ाना नहीं आया, सर ऐसे नहीं करवाते हैं, सर क्या करवाते हैं ये तो हम कभी देखते ही नहीं है, सर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं ये तो हम कभी देखते ही नहीं है। फिर गांधी जी कहते थे कि हमेशा सही काम करो, जो भी तुम्हारा जिस स्टेज पे तुम हो अपनी लाइफ के, उस हिसाब से जिस काम को करना है तुम्हें उस काम को करो। स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अभी हमारा, आप लोगों का कर्तव्य क्या है? पढ़ना, अपने परिवार का ध्यान रखना। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को एक सुखी जीवन देने के लिए। तो आपका कर्तव्य अभी यही है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बट फिलॉसफी आपको ये लेके चलनी है कि आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो कि सही है। सेकेंड चीज़ जो गांधी हमेशा कहते थे वो ये था कि क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता ईश्वरीयता के समीप है, ऐसा गांधी का मानना था। अब स्वच्छता का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ साफ सुथरे कपड़े पहनना या अपने आसपास के सराउंडिंग्स को स्वच्छ रखना। स्वच्छता मतलब अंदर से हमारी स्वच्छता कैसी है, हम अंदर कैसा फील कर रहे हैं। अगर हम अंदर हमेशा बुरी चीज़ें फील करते रहेंगे, हमेशा नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में रहेंगे, तो ऊपर से चाहे हम कितनी भी सफाई कर लें, मन में एक शांति की भावना कभी नहीं आएगी। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो गांधी जी के दो हथियार थे जो कि सबसे ज़्यादा यूज हुए थे।
पहला सत्याग्रह और दूसरा नॉन वायलेंस। ये दो को यूज करके उन्होंने भारत को आज़ादी के रास्ते पर वो ले गए। और कहीं ना कहीं अंग्रेज भी जो गए हमें छोड़कर, अंग्रेजों का भी ये मानना था कि एक वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था हाफ नेकेड फकीर। हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ एक गांधी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। अगर उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता तो शायद एक मास मूवमेंट जो हुआ था, गांधी अकेले कुछ नहीं कर पाते। अकेले अगर वो जाके अंग्रेजों को बोलते तो अंग्रेज उनको भगा देते, गारंटी है कि भगा देते। बट उनका इम्पैक्ट इतना था, लोगों को उन्होंने प्रभाव इस तरीके से किया कि हम उन्हें फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। क्योंकि आज भी, और जहाँ तक रही बात महात्मा बोलने की, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे आकर महात्मा बोलो। हम लोग जो जिनको उन्होंने प्रभावित किया, हम जैसे प्रभु श्री राम, वो खुद से तो आके कह के गए नहीं थे कि मेरे को भगवान बोलना। उनके कर्म ऐसे थे कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे। चलो ये तो हो गई माइथोलॉजी की बात। गौतम बुद्ध के बारे में तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उन्हें भी महात्मा बुद्ध बोला जाता है। उनके ऊपर पूरा एक रिलीजन बन गया बुद्धिज्म का। उनके अंदर भी तो बहुत सारी कमियां होंगी, बट यही तो गांधी की फिलॉसफी है कि हमें वो देखना है जो कि अच्छा है, ना कि वो देखना है जो कि बुरा है। उसके बाद गांधी जी ने एक बात कही थी, फॉरगिवनेस नॉट रिवेंज, माफ करो ना कि बदला लो। इसी पर उनका एक कोट है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसा कि सबको लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में गांधी का आइडिया एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर इस कोड को तुम देखो तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अगर रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में इस कोड को अप्लाई किया जाए तो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो कि 1.5-2 साल से बस चला ही आ रहा है, वो कब का खत्म हो चुका होता। एक ऐसा कर रहा है, फिर दूसरा वैसा कर रहा है। एक कंट्री, अब नॉर्थ कोरिया और यूएसए का एग्जाम्पल ले लो, यूएसए और चाइना का एग्जाम्पल ले लो। हर कोई बस इसी होड़ में लगा है कि सामने वाले ने ऐसा किया है तो मेरे को भी ऐसा करना है। अगर एक उसी पॉइंट पे रुक जाए, कोई रिएक्शन ना दे, तो क्या इतना सिचुएशन आगे कभी बढ़ेगा? उसके बाद जहाँ तक बात रही गांधीज्म की, कि गांधीगिरी, गांधीज्म, वो मूवी आई थी ना लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें ये चीज बहुत फेमस हुई थी कि गांधीगिरी। तो गांधी जी कभी ये नहीं चाहते थे कि उनकी आइडियोलॉजी को गांधीज्म की तरह माना जाए। इस पर उन्होंने कहा था कि देयर इज नो सच थिंग एज गांधीज्म एंड आई डू नॉट वांट टू लीव एनी सेक्ट आफ्टर मी। मतलब गांधीज्म जैसी कोई चीज है नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे एक पूरा एक समूह खड़ा हो जाए जो मेरी आइडियोलॉजी को माने। आई डू नॉट क्लेम टू हैव ओरिजिनेटेड एनी न्यू प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन। मैंने कोई नई चीज की खोज नहीं की है। आई हैव सिंपली ट्राइड इन माई ओन वे टू अप्लाई द एटर्नल ट्रूथ्स टू आवर डेली लाइफ एंड प्रॉब्लम्स। उन्होंने उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात की हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, जो हमारे डेली लाइफ में है, जो हमेशा से चले आ रहे हैं। द ओपिनियंस I have formed and the conclusions I have arrived at are not final. मैंने जो कह दिया वो सर्वप्रथम सत्य नहीं है। I may change them tomorrow. जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आज के कंटेक्स्ट में गांधी के थॉट्स रेलेवेंट नहीं है, तो गांधी जी खुद भी ये नहीं कहते थे कि जैसा जो भी मैंने कहा है उसको एक गॉस्पेल ट्रुथ मान के चलो। वो खुद कहते थे कि शायद हो सकता है कि टाइम के साथ साथ इन आइडियोलॉजीज को बदलना पड़े। अब जैसे कि पहले माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन धीरे धीरे जब खोज हुई तो इस बात को माना गया कि अर्थ राउंड है। उसी तरीके से जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है, टाइम के नीड्स चेंज होते हैं, तो कुछ चीज़ों को बदलना पड़ता है, और गांधी उसके सपोर्ट में थे। लास्टली गांधी जी ने बोला था कि आई हैव नथिंग न्यू टू टीच द वर्ल्ड, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज द हिल्स। यही दो चीजें हैं जो गांधी जी की हमेशा से हम बात करते हैं, सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने बोला था ये कोई नई चीजें नहीं है, पेड़, पहाड़, नदी, ये सब जितने पुराने हैं, सत्य और अहिंसा भी उसी वक्त से चला आ रहा है। तो गांधी जी ने कोई नई चीज नहीं दी थी जिसके लिए हम उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं, बट ये चीजें सबके पास थी। सत्य बोलना है, सबके मम्मी पापा ये सिखा
सच बोलना है, बट उस सच को यूज करके क्या जो अंग्रेज थे उसके खिलाफ उन्होंने एक पूरी लड़ाई लड़ ली, अहिंसा को यूज करके। वो चाहते तो वायलेंस को अपनाना सबसे आसान तरीका होता है। अभी देखो तुम्हारे बीच जब डिस्कशन हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बस अब लड़ाई हो जाएगी, अब एक दूसरे का बाल बाल नोच लोगे, ऐसा लग रहा था। तो वही एक कामनेस अपने अंदर लाना है कि सामने वाला चाहे कुछ भी बोल ले, अपने अंदर का पीस, मेरी जो स्टेबिलिटी है उसको हम अफेक्ट नहीं होने देंगे। एक चीज जो बहुत ज्यादा कही जाती है कि गांधी जी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट थे। ये बात काफी लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है, मेरे अंदर भी था एक्चुअली। तो मैंने जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ा तो मुझे पता चला कि गांधी जी कभी भी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं थे, वो वैसे टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट थे जो कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर दे। इसी पे गांधी जी ने कहा है, हाउ कैन आई बी अगेंस्ट मशीन्स, रिगार्ड ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन। वो हमारी बॉडी को भी एक मशीन मानते थे। अ चरखा इज अ मशीन, और फॉर दैट मैटर sewing machine is also a machine, but these machines are exploited by men। ये वैसे मशीन है जिनको हम लोग चलाते हैं, वो उन मशीन्स के अगेंस्ट थे जो कि इंसानों को चलाते हैं, जैसे कि आज फोन। अब यहाँ देखो कितने लोग हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट इतना फ्रूटफुल डिस्कशन चल रहा है, बट वो अपने अपने फोन्स में लगे हैं। कहीं ना कहीं हम सब टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं। और गांधी जी इसी के अगेंस्ट थे कि अपना दिमाग जब तक हम नहीं लगाएंगे, अपना इनोवेशन जब तक नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बनते जाएंगे। और जैसे चैट जीपीटी हो गया या गूगल का बार्ड हो गया, तो आज लोग बोलते हैं कि अब कोडिंग करने के लिए लोग कोड चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कोड जो दिमाग सोच रहा था, तो ये हमारे सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी अगर हम पूरी तरीके से मशीन्स के ऊपर रिलाई करने लगेंगे। अब पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए लोगों को कितनी किताबें पढ़नी पड़ती थी। आज ओके गूगल व्हाट इज दिस, हमें बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ना भी मिले तो चैट जीपीटी तो एग्जैक्ट आंसर्स दे देता है कि हाँ, मतलब एक एक लाइन जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो तुम जो सोचते थे, तुम्हारी एनालिसिस कहाँ है इसमें? तुम तो उसके गुलाम बन गए ना। गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, ना कि वो मशीन्स के अगेंस्ट थे। लास्टली एक कोट के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो, और मेरे हिसाब से तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज जब भी हम लोग आंसर्स लिखने देते हैं तो बहुत सारे लोग आंसर्स इस वजह से नहीं लिख के देते हैं कि गलती हो जाएगा। जब तक गलती करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे? गांधी जी ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा था कि अभी हमारा देश उतने बड़े मास मूवमेंट के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने भी अपनी गलती को माना, और उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो अल्टीमेटली इंडिया को आज़ादी मिली। थैंक यू। ये गए रहते तो शायद ही मास मूवमेंट हो पाता, क्योंकि एक डिस्टेंस हो जाता। एक बैरिस्टर अगर कोई व्यक्ति आया तो एक ये व्यक्ति के तौर पर। दूसरा, अगर आप जन्म से इनकी जब जीवनी देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि गांधी कोई जन्म से नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनमें। जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ से वो महात्मा गांधी की तरफ का एक सफर है इनका, एक जर्नी है। तो इनकी आइडियोलॉजी और इनके फिलॉसफीज पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर इनके व्यू पॉइंट, किसी के भी व्यू पॉइंट पे, क्योंकि अगर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखिएगा तो क्या देता है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है। बिल्कुल, आप पहले ही आप जैसे कि किसी ने कहा कि भाई आई एम क्वाइट ऑनेस्ट, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है कि हम ऑनेस्ट हैं, कि हम इनके अगेंस्ट हैं, हम नहीं इनके आइडियोलॉजी को मानते हैं। लेकिन वही बात है कि उस जो है नहीं मानने में भी जो एक आपके अंदर एक बिलीफ है, दैट इज ऑल्सो फिलॉसफी। अगर कोई क्रिटिसिज्म आपको कर रहा है, जैसे कि वो क्या करेंगे, अपराधी से नहीं, आप अपराध से जो है आपसे नहीं। हाँ, गांधी जी बहुत कुछ अपने जीवन में, जैसे आप तो जानते भी होंगे, जो सिविल डिसोबीडियंस था वो आइडिया किसका था, एसडी थोराट का। उनसे पहले सभी ने आंदोलन कर दिए। उन्होंने क्या किया कि चीजों से इंक्वायर किया, प्रकृति से बहुत कुछ सीखा,
धर्म ग्रंथों से बहुत कुछ सीखा। रस्किन बॉन्ड का जैसा उल्लेख हमने किया, लियो टॉल्स्टॉय का उल्लेख हमने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत कुछ सीखा, गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत कुछ सीखा। तो एक स्टूडेंट के नाते हम लोग क्या सीख सकते हैं, नहीं बस एक लर्निंग जो है क्या एपेटाइट है। दूसरा जहाँ तक ये परिचर्चा और डिस्कशन है, तो इसमें बहुत कुछ जो हमारी उम्मीद थी, मतलब हमारे उम्मीद में काफ़ी आप लोग खरे उतरे। इसमें बहुत हद तक जो है कि ये डिस्कशन में ये कभी नहीं देखना चाहिए कि हु इज़ राइट, हमेशा ये आप देखिए कि व्हाट इज़ राइट। और हम लोग का भी जो अब तक पुराना ओल्ड फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसमें यही है कि मंथन जिसको कहते हैं ना, चर्चा परिचर्चा, इससे जो है जैसे कि अगर वॉर ऑफ महाभारत अगर इसका ही उल्लेख अगर हम करें तो उसमें क्या था, वो एक युद्ध था। उस युद्ध में से क्या निकला, श्रीमद् भगवद गीता, आप सब लोग को पता होगा, आप लोग इससे परिचित हैं। तो उससे क्या निकला, एक धर्म ग्रंथ निकला। इसलिए कभी इस पे नहीं फोकस करना चाहिए और अपना विचार जो है ना उसको सुपर इम्पोज नहीं करना है कि ये जो है यही राइट है वही राइट है। राइट और रॉन्ग क्या होता है, राइट और रॉन्ग अगर आप देखें, अगर हम स्पिरिचुअल एंगल में भी बोलें तो ट्रुथ तो एक ही है, सबको मालूम है क्या, हाँ वही सत्य है। तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस जो इनका था, अगर इनका कुछ और अगर आप देखेंगे, बहुत डिटेल में अगर पढ़िएगा आप गांधी जी को, तो जैसे कि चाइनीज डेलीगेशन जो जापान वॉर था, तो उसमें इनसे पूछा गया था कि आप अपना यही जो ये बात का उल्लेख कर रहे थे कि नॉन वायलेंस का आप इस्तेमाल कीजिए और ये वॉर को रोकिए। तो जापानीज जो अटैक उनके ऊपर किए थे चाइनीज को, चाइनीज डेलीगेशन ने ये कहा था, तो इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट ये टू प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगेगा, यू गो एंड फाइट कि आप युद्ध कीजिए। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर मतलब कोई बहुत कावर्ड है, मतलब कायरिक्स बाय मतलब पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, जैसा कि एक सोशल सेल था, तो इन्होंने लोगों ने ये कहा कि भाई राजनीति हो ही नहीं सकती है आप जब तक आप ये फरेब न करें, झूठ न करें। और कांग्रेस के विषय में भी आपको पता होगा कि ये कह रहे थे कि जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलेगा उसके बाद कांग्रेस को डिसॉल्व कर दीजिए। तो इसलिए बहुत से कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे जो क्या थे, गांधीयन फिलॉसफी के आइडियोलॉजी के उस समय भी अगेंस्ट थे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो अगेंस्ट और फॉर और प्रिंसिपल, इम्पॉर्टेंट ये है कि इनमें से क्या पॉजिटिव्स हैं जिनको कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। या बहुत सारा आइडियाज है कि जो आज के डेट में फेल्ड आइडियाज हैं, उन पे आप क्या, या एकदम कंप्लीटली हम गांधी को इग्नोर कर सकते हैं, या मतलब इज कंप्लीटली इरेलेवेंट नाउडेज, ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं। और रेलिवेंट है तो कौन कौन सा उनका जो प्रिंसिपल है वो रेलिवेंट है, इस पे जो है सो ये विषय था। हाँ, जहाँ तक दूसरी बात है कि ये हम लोग कोई जयंती जन्म दिवस वाला यहाँ नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, जैसे कि महात्मा गांधी या उन्हीं के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के विषय में नहीं, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जो बहुत हद तक वो भी गांधीयन थे। और आगे आप देखिएगा तो जयप्रकाश नारायण का, हम तो इसको ये चाह रहे थे कि एक सब्जेक्ट के तौर पे, ताकि आप लोग उस पर कुछ सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, कुछ और पढ़िए और डिटेल में जब आप पढ़िएगा, बहुत सा हो सकता है कि आपका कंप्लीट व्यू पॉइंट बदल जाए। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि हम गांधी जी के एकदम जो है सो डाई हार्ट जिसको बोलते हैं सपोर्टर, तो क्या ये विचारों में जो है ये चेंजेस, या फिर आज हम उनके अगेंस्ट हैं, कल हो सकता है। इसलिए कोई स्थायी चीज करके नहीं है, आपको क्या करना है कि डिस्कशन करना है। दूसरा कि हमेशा व्यक्तिगत जो टिप्पणी होता है, टीका टिप्पणी, इससे हमेशा बचना चाहिए। इस चीज को आप लोग को समझना होगा, ये धीरे धीरे मेच्योरिटी आएगी। इंडिविजुअल क्योंकि कोई भी व्यक्ति है भाई, क्या उस समय हालात है, क्या सिचुएशंस हैं, जैसे 2020-23 का सिचुएशन और 1920-21 जो आपका एनसीएम हुआ था सर ने, ये सॉरी असहयोग आंदोलन, उस समय के हालात, या वर्ल्ड अगर उस समय आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स उस समय देखिएगा, जो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग कहते हैं, ये भी चेंज होते रहता है समय के हिसाब से। कि कल जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन उसमें क्या है, जैसे कि हम आप आजकल बता भी रहे हैं कि आप तो देखिएगा कि जब दो कंट्री के बीच में जब भी आप हो रहा है आज एग्रीमेंट, तो एक लाइन ऑफ क्रेडिट इसमें जरूर लोग साइन कर रहे हैं कि भाई आप आपको फिनांस करोगे कि नहीं, बाकी अदर एस्पेक्ट जो है वो ठीक है, आप सैन्य शक्ति से मदद करेंगे वो ठीक है, अदर जो एस्पेक्ट है उसमें आप मदद करेंगे वो सही है। आप हमको ये बताओ कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आप हमको कितना मदद करना है,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे क्या है, एक ग्लोबल डेट भी बढ़ रहा है, वर्ल्ड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ एक चला, खासकर वॉर लाइक। तो ये एक नया एंगल आया इन्वेस्टमेंट में, तो ये चेंजेस होते रहता है, इसमें कहीं कोई हो जाता है। दूसरी बात कि जब तक आप तथ्य कोई भी आप फैक्ट्स अगर आप कह रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है तो उस पर आप कृपया करके कमेंट करने से बचाएं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, अगर आपको उसको विरोध ही करना है तो उसके विषय में अगर जानकारी नहीं है तो आप पहले जानकारी जो है उसके पहले इकट्ठा कीजिए, ठीक है ना। अगर कोई सीधे कह रहा है कि मतलब इनके अगेंस्ट बोल रहा है, अब ये नहीं क्योंकि हम एक भावनात्मक लगाव में कि नहीं हमारे बच्चे, आप पहले पूरा उस पर तय कीजिए, इसको कहते हैं कि एविडेंस पूरा इकट्ठा करना, आप खुद रिसर्च करें, फिर उसके बाद ओपिनियन। जहाँ तक हिस्टोरियंस का बात है, इतिहासकारों का, तो कोई इतिहासकार इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता है किसी भी विषय पे, बहुत साल के बाद ओपिनियन फ्रेम किया जाता है, मतलब समवेयर अराउंड 1 डिकेड उसके स्टडी के बाद हम लोग ये पूछे है बस में। ठीक वैसे ही जैसे कि साइंस का भी आप लोग जानते होंगे, कोई साइंटिस्ट जो साइंटिफिक रिसर्च होता है तो उतना इसलिए जजमेंटल नहीं होना, या केसेस में भी आप लोग देख रहे होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इतना क्विक और फास्ट उस पर नहीं जजमेंटल, कई एस्पेक्ट में उसको देखते हैं, है ना। तो इनका जो काफ़ी मल्टीफेसेट जो है एक एस्पेक्ट था, तो वकील तो थे, बैरिस्टर थे, काफ़ी संभ्रांत परिवार के थे, काफ़ी अच्छी इनकी प्रैक्टिस भी थी। साउथ अफ्रीका में एक एंगल ये भी आता है दृष्टिकोण कि इनके ऊपर जैसे कि भाई ये ट्रेन से जब इनको फेंक दिया गया, इनको जब एहसास हुआ कि हम भी आम जो भारतीय हैं, इनकी नज़र में, ब्रिटिशर्स की नज़र में हम वैसे ही, हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, तब उनको जब रियलाइज हुआ, वहाँ से उन्होंने इसको मास मूवमेंट के द्वारा, है ना। जैसे अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स और अगर आप पौराणिक कथाओं में भी देखिएगा, उसमें भी यही था कि भाई अगर महाभारत अगर कायदे से आप देखिए तो एक परिवार की लड़ाई है, लेकिन उसको लॉर्ड कृष्णा ने क्या किया, ये एक पारिवारिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। और पूरा आप देखिए तो उसमें राष्ट्र के जितने राजा थे वो दो पक्ष में बट गए, या जिसको कहते हैं कि बाइपोलर अलायंसेस आज की डेट में, या तो आप उधर हैं नहीं तो आप इधर हैं। और जिनको लगे लास्ट में युधिष्ठिर ने भी यही कहा था कि धर्म जिधर है उधर आप चले जाइए, आपको जो लड़ाई, यहाँ भी वही बात है कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये इररिलेवेंट है, ये आइडियोलॉजी या नहीं है, तो ये तय किसको करना है, ये सोसाइटी को समझ कर तय करना है, नेक्स्ट जनरेशन को तय करना है, नेक्स्ट जनरेशन तय करे। जैसे कि वही बात है कि ये कहीं नहीं कहे कि हमको फादर ऑफ नेशन चाहिए, इन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमको महात्मा को, ये कॉमन जो एक नॉर्मल जिसको कहते हैं। तो गांधी जी के जीवन से एक तो आप देख ही लिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी इनकी जर्नी कितनी जो है सो एक व्यापक और हमेशा वाइडर अप्रोच में इन्होंने कहा। और ये नेशन की बाउंड्री, अगर हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो वो नेशन की बाउंड्री में कभी नहीं कहे, वो तो राष्ट्र से भी ऊपर है। बहुत हद तक हम भी उसी में, मेरी भी सहमति है कि भाई एक विश्वव्यापी, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो दूसरे कंट्री का वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसमें भी वही भाव होगा जो कॉम्पैशन आप में होना चाहिए, करुणा। अगर वो कष्ट में है तो ये भी कष्ट में होगा। जैसे इस लड़ाई में आप देखिए अब जो जीते, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में कहें रशिया या विक्टोरियस हो या यूक्रेन, लेकिन इसमें हर एक भगवान के लोग, वहाँ की जो जनता, ऐसे ही जैसे आप देखिए अगर 1947 जो पार्टीशन है आप देख लीजिए, उसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा जो है सो माइग्रेशन हुआ। और इसमें क्या हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, पब्लिक का हुआ, लोगों का हुआ। पॉलिटिशियन और सियासी लोग जो हैं उनकी बहुत सारी सियासी मजबूरियाँ भी होती हैं, है बस में। तो इसलिए उसको पॉलिटिशियन के ही एंगल से आपको नहीं देखना होता। आप अगर कोई संस्था, कोई कंपनी चला रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे आए दिन चैलेंज जाएंगे, परिवार चलाने में समस्या आती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परिवार को तोड़ दें, है बस में। आप अपनी बात को रखें और उस पर पहले ये देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए वर्ड यहाँ रेलिवेंस और प्रसंग जो है, प्रासंगिकता, इस पे बात होगी, है बस में। ये उस दौर में भाई जैसे कि वही होता है, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं या कोई, उस समय आपको लगा ये बेहतर या बेस्ट आंसर निकला, बाद में जब हम अपने ही लिखे हुए आंसर को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अरे हमने क्या लिख दिया,
आप खुद इवेल्युएट और उसका मूल्यांकन कीजिए, उसका असेसमेंट कीजिए। तो इसलिए इसमें राइट और रॉन्ग और स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना होता है। दूसरी बात कि डिस्कशन जो होता है ना, ये मंथन ये बहुत आवश्यक होता है, आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा नहीं है कि सुपर इम्पोजर सप्रेस करना है किसी आइडिया को। आप ये देखिए कि सामने वाला जो है क्यों विरोध कर रहा है, उसका व्यू पॉइंट समझिए। आएगा समझ में? ये नहीं कि हम उसके व्यू पॉइंट को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। या व्यू पॉइंट है कि मेजॉरिटी में आप मान लीजिए कि कोई अकेला एक व्यक्ति बोल रहा है, अब 100 लोग मान लीजिए सपोर्ट में कर रहे हैं, 101 एक जो है उसके खिलाफ बोल रहा है, अब 100 लोग गवर्नमेंट में तो बेचारा हार ही जाएगा उसके बाद। तो ऐसे नहीं, आप उसको समझिए, तब ये होता है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन जिसको कहते हैं ना, कि क्यों ऐसा है। और अगर ऐसे कहते भी हैं कि पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, अगर कहीं भी पॉवर्टी है और चारों तरफ प्रोस्पेरिटी है तो वो उसके लिए क्या है, थ्रेट है। तो कोई भी एक व्यक्ति अगर अगेंस्ट है तो वो समझना है, मतलब ऐसा नहीं कि द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, दुनिया में सबसे बड़ा जो है कमरा वही होता है इम्प्रूवमेंट का। तो आप अगर देखिए कि ऐसा थोड़ी कि परफेक्ट कोई हो गया, नहीं, ये भी एक कॉमन ह्यूमन बीइंग थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मानव मात्र को लक्ष्य बना के रखिए, कि मानवता के लिए आपको कार्य कीजिए। बस में इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाइपोलर है, ये इनके प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी पे एक डिस्कशन था। और इसके पीछे जो ध्येय था, पर्पस था, वो यही था कि आप लोग इसको पढ़िए। और जैसा कि अभी मैं भी बता रही थी कि आपके एक सिलेबस का एक पार्ट था, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसको आप लोग पढ़िए और कई दृष्टिकोण से, जैसे सोशल एस्पेक्ट में, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, सुभाष चंद्र बोस जो थे उस समय ही वाज वेरी फर्वर अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी जी कहेंगे नहीं, आप जो है ग्राम स्वरोजगार, जैसे खादी के विषय में आप लोग जानते हैं कि खादी को बढ़ावा, चरखा काटना, काफी लोग जो है इस पे कई तरह का आलोचनात्मक भी व्यंग किए कि चरखा काटने से बापू कहाँ ये स्वतंत्रता मिलेगी, स्वाधीनता मिलेगी। इनका ये पर्पस था कि सब लोग उसमें लगे, उस कार्य को लगे, गांव को जो है मजबूत बनाना, उसको एक व्यवस्था। तो इस हिसाब से और बहुत सा आइडियोलॉजी इनका जो है सो जाहिर सी बात है, ये भी बोरोड जो आइडियाज इसको कहते हैं, जैसे कि जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मैंने बताया एसबी थ्रोप से इन्होंने लिया था। अनटू इज लास्ट जो सर्वोदय अपलिफ्टमेंट टू ऑल, प्रोग्रेस टू ऑल जो है, ये कॉन्सेप्ट रस्किन बॉन्ड से लिया गया। आगे सर्वोदय प्लांट जब विकास नारायण वर्मा, तो जो जितने ये ग्रेट मैन या ग्रेट्स हुए, इनसे हम लोगों को जो कॉमन मैन है उनको क्या है, उनसे सीखना होता है। स्ट्रगल इज लाइफ जैसे आगे किताब लिखे नेल्सन मंडेला, वो प्योरली गांधीयन थे। तो अब ये आइडियोलॉजी यहाँ से निकली और सबसे ज्यादा क्या उसको प्रोपोगेट कौन किया, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला। जैसे म्यांमार में आंग सान सू की के बारे में आप लोग पढ़िएगा, यही गांधी, मार्टिन लूथर किंग, बहुत से लोग ऐसे जो है सो गांधी। अभी भी लंदन में भी आप देखिएगा बहुत से पीपल हो रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इनके अगेंस्ट बोला जा सकता है कि नहीं, ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये कि ये आइडियोलॉजी आज क्या, ऐसा तो नहीं है कि जैसे गांधीयन फिलोसफी हम ये कहें कि नहीं, जैसे कि कौटिल्य के विषय में चाणक्य, क्या चाणक्य का जो प्रिंसिपल है उसको आज क्रिटिसाइज किया जा सकता है डेमोक्रेटिक सेटअप में, वो एप्लीकेबल है कि नहीं, वो रेलिवेंट है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ, जैसे कि आप चाणक्य का भी अगर देखेंगे तो इस आइडियाज आर क्या, इसको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया जाता है बट प्राइवेटली इट इज प्रैक्टिस्ड बहुत सा, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइजेशन के विषय में नहीं, वो सेंट्रलाइज पावर के बारे में बात करते थे, है ना। उसके बाद से जैसे गांधी के इसके बारे में विकेंद्रीकरण और सत्ता का हो, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसके विषय में। तो इनका ये मानना था कि किसी भी चीज को एक जनमानस से जोड़ दीजिए, इस कॉन्टेक्स्ट में तो वो बेहतर है। ये आज काफी रेलिवेंट है। जैसे डिजिटल वर्ल्ड में भी आप देखिएगा तब क्या कहिए, आज हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है, एक सेलिब्रिटी बना हुआ है ना, वो है भी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सही में सब कोई जो है, आप अपना विचार, पहले आप आपको अपना विचार रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म, कोई मंच नहीं मिलता है। आज सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है, आप उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, नहीं, इस तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक एक जनमानस सब कोई जैसे एम्पावर्ड होगा। जैसे कि हम संवैधानिक साक्षरता की बात करते हैं, वित्तीय साक्षरता, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, फिनेंशियल लिटरेसी, इकोनॉमिक तौर पे आप सशक्त होइए, साइंटिफिकली अपने आप को आप बेहतर कीजिए, ये सब जो आइडियाज़ हैं ये बहुत कुछ लिया जा सकता है, बहुत कुछ अगेंस्ट भी है, तो उस पर नहीं जाना है आपको।
जो अगेंस्ट है वो है। और कुल मिला के हम गांधी के विषय में हम इनको नहीं जज करना है, इनकी आइडियोलॉजी से हम क्या सीख सकते हैं या हमारे लिए सीखने के लिए कुछ भी नहीं, ये हम बस कर सकते हैं, ये रिलेवेंट आइडिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना है? सोचते हैं कि आप अपने माँ के बारे में नहीं सोचो, तो उनकी थॉट वही चीज मतलब रिफ्लेक्ट करती है, ताकि आप उसके भागीदार ना हो। नहीं बस में आप जो है किसी में, जैसे कि इसमें भी कहा गया है कि आप कोई ऐसा कर्म नहीं करें जिससे व्यक्ति क्या है कि अधोगति की तरफ जाए। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपके ऊपर कोई अन्याय करे तो आप उसका जो है प्रतिशोध नहीं करें, मतलब प्रतिशोध नहीं, आप उसका विरोध नहीं करें। प्रतिशोध के वो खिलाफ थे, रिवेंज जिसको कहते हैं, वो किसके खिलाफ थे? चेंज के, चेंज की परिवर्तन कीजिए, उसका बदलाव कीजिए, उसका मन जो है वो परिवर्तन है। आई बस ये और कोई प्रश्न?